वेलकम प्रोटीन्स। हम लेके आए हैं आपके लिए क्लास 8th का सेकंड चैप्टर माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो। माइक्रो मतलब बहुत ही छोटा, ऐसे जो हम अपने डायरेक्ट आंखों से नहीं देख सकते, ऐसे ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करेंगे। वो फ्रेंड भी होते हैं, वो फो भी होते हैं, हमारे फ़ायदे की भी होते हैं, हमें नुकसान पहुँचाने वाले भी होते हैं। सब कुछ बहुत डिटेल से आएगा। एनसीईआरटी का एक एक लाइन जो है ना, खोआ है मक्खन है, हर एक लाइन में कुछ छुपा हुआ है। और मैं पूरे एनसीईआरटी को आपको एकदम से ऐसे हलवा बना करके दे दूंगा कि आपको चबाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ निकलना है। एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन कवर करने वाले हैं, कोई भी इन टेक्स्ट क्वेश्चन, कोई भी एक्टिविटी, वो सब कुछ देखने वाले हैं बच्चों। कहने का मतलब है कि आपको सिर्फ इस वीडियो को एंड तक देख लेना है, तो आपको जो ये चैप्टर है ना, इस चैप्टर के लिए और कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल डिटेल से आपको ये चैप्टर हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। इवन के जो इंपॉर्टेंट होंगे वो लाइन भी आपको हम अंडरलाइन करवा देंगे, तो आप हाईलाइटर लेकर के पानी वानी पी करके बैठो। ओके, विदाउट एनी डिले हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन की अगर बात है तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो डेफिनेशन है वो भी आपको आएगा, है ना, यहाँ पर आपको भी देखने को मिलेगा। यू हैव सीन सेवरल काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, हाउएवर देयर आर अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म अराउंड अस विच आर नॉर्मली कैन नॉट सी। अपने आसपास तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम देख सकते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम देख नहीं सकते हैं। हमसे जो आंखों से हमें जो दिख रहा है, इससे कहीं ज़्यादा बड़ी दुनिया तो हमारे आंखों से ओझल है, वो हमें दिख ही नहीं रहा है। वो हमसे ज़्यादा बड़ी दुनिया है अगर देखने जाए तो नंबर के हिसाब से, ठीक है। चलिए, यहाँ पर कह रहा है क्या कि दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वही जो हम अपने आंखों से नहीं देख पा रहे ना, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं और उसको माइक्रोब्स कहते हैं। तो यहाँ पर आपको डेफिनेशन भी एक हिसाब से मिल गया, क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म, यहाँ से कि लिविंग ऑर्गेनिज्म अराउंड अस विच वी आर नॉर्मली कैन नॉट सी। जिस लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम जनरली नहीं देख सकते हैं, डायरेक्ट आंखों से नहीं देख सकते, वो आपका क्या हो गया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया। और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, माइक्रोब्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो अगर हम माइक्रोब्स बोलेंगे तो भी आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही समझना है। एग्जाम्पल के लिए लिया है कि जैसे कि आपने, है ना, ऑब्जर्व दैट ड्यूरिंग द रेनी सीजन मॉइस्ट ब्रेड गेट्स स्पॉइल्ड एंड इट सरफेस गेट्स कवर्ड विथ ग्रेइश वाइट पैचेस। आपके पास अगर घर पे कोई ब्रेड व्रेड हो तो ब्रेड पे वाइट वाइट कलर का कुछ ऐसा बैठ जाता है। अगर उसको आप बारिश के मौसम में खास करके खुले में छोड़ देते हैं तो ये जो ख़राब हो जाता है आपका ब्रेड, तो आप जो ऐसा कुछ देख पाते हो उसमें कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही है। ऑब्जर्व दिस पैचेस थ्रू अ मैग्नीफाइंग ग्लास। अगर आप इसको उखाड़ करके पतला सा स्लाइड में रख के माइक्रोस्कोप से देखोगे, ठीक है। माइक्रो यहाँ पर कहा गया मैग्नीफाइंग ग्लास। मैग्नीफाइंग का मतलब जो आपको जूम करके दिखा सकता है, ऐसा लेंस। तो हमारे पास जनरली ऐसा लेंस से तो चलो आपके पास है या नहीं है, या नहीं देख पाएंगे, लेकिन स्कूल में आपके पास माइक्रोस्कोप होगा, तो ये माइक्रोस्कोप से आप क्या कर सकते हो, इसको देख सकते हो। यू विल सी टाइनी ब्लैक राउंड स्ट्रक्चर, है ना। आप क्या देखोगे कि आप, है ना, छोटे छोटे ब्लैक राउंड, छोटे छोटे राउंड राउंड, है ना, स्ट्रक्चर्स देखोगे। उसमें छोटे छोटे क्या देखोगे, स्ट्रक्चर्स देखोगे, राउंड राउंड काले काले से। कह रहा है कि डू यू नो, है ना, व्हाट दीज स्ट्रक्चर्स आर एंड वेयर डू दीज कम फ्रॉम। क्या आप जानते हैं कि वो स्ट्रक्चर क्या हैं और वो कहाँ से आते हैं बच्चों। तो मैं आपको बता दूं, यस मैं जानता हूँ, वो स्ट्रक्चर असल में फंगस है। क्या है बच्चों, वो स्ट्रक्चर असल में फंगस है। और वो कहाँ से आते हैं, तो वो एयर से ही आते हैं। बेसिकली जो फंगस हैं, इनके छोटे छोटे, बहुत ही छोटे छोटे जो बीज होते हैं, इसको हम लोग बीजाणु भी कहते हैं, ठीक है। ये क्या है, हवा में उड़ते रहते हैं। और जब इनको कोई ऐसी जगह मिलती है, जब वहाँ पर वो बैठ जाते हैं जहाँ पर उसको खाना मिलता है, तो वहाँ पर वो ग्रो कर जाते हैं। तो ये जो फंगस है जो आपके ब्रेड पे लगा है, ये बेसिकली हवा में ही क्या है, मौजूद है, उपस्थित है। अब यहाँ पर आपको एक एक्टिविटी दी गई है, चैप्टर है आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एक्टिविटी में आपने करना क्या है, सबसे पहले आपको मिट्टी लेके आना है, गीला सा कहीं से। मिट्टी को ला करके एक गिलास में घोलना है, थोड़ा सा पानी दे करके अच्छे से, और घोल करके उस मिट्टी का जो पानी है ऊपर ऊपर से थोड़ा सा उसको ले लेना है। मिट्टी घोल करके उसका पानी लेना है और उसको आपने क्या करना है, एक स्लाइड पे रखना है, थोड़ा सा एक ड्रॉप स्लाइड पे, और स्लाइड को ऊपर से कवर स्लाइड भी आता है, उसको आप रख लीजिएगा और फिर उसको माइक्रोस्कोप से देखिएगा। अगला जो आपको एक्टिविटी दिया गया है, यहाँ पर भी आपने क्या कर लेना है, किसी तालाब वालाब से जहाँ पर पानी नॉर्मली गंदा होता है, नाली का पानी भी आप ले सकते हो, और वहाँ से ला करके आप एक ड्रॉप फिर से इसी तरीके से माइक्रोस्कोप में रख करके आप देखोगे, तो आपको कुछ छोटे छोटे जानदार चीज़ें चलती हुई दिखाई देंगी। आपको माइक्रोस्कोप में छोटे छोटे जीव जो है चलते हुए दिखाई देंगे। यहाँ पर कह रहा है कि डू यू फाइंड टाइनी ऑर्गेनिज्म मूविंग अराउंड
क्या आपको मिला कुछ ऐसे छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म जो उसमें चल रहे हैं, जो उसमें हिल रहे हैं? अगर चलता हुआ भी आपको ना दिखे तो एटलीस्ट हिलता डुलता तो दिखाई देगा ही, ठीक है। तो क्या जाहिर सी बात है माइक्रोस्कोप में भी अलग अलग मैग्नीफिकेशन होते हैं, अलग अलग लेंसेज होते हैं। तो आप हाईली मैग्नीफाइंग वाला जो आपके पास 10x 15x ऐसे करके होता है ना, तो आप अच्छा वाला थोड़ा अपने टीचर की हेल्प से जिसमें ज़्यादा जूम करके देख सकते हो, ऐसे वाले लेंस लगा करके। माइक्रोस्कोप में 2 जगह लेंस लगता है, जहाँ पर आप आंखों पे देखते हो ना, जहाँ से वहाँ पे, और नीचे भी एक जगह जहाँ पर स्लाइड रहता है वहाँ पर भी लेंस लगता है, ठीक है। तो आप बड़ा सा कोई मैग्नीफाइंग लेंस लेकर के क्या करो सर, इसको देखने की कोशिश करो, तो आपको गंदे मिट्टी के पानी में भी और तालाब के गंदे पानी में भी आपको क्या दिखेगा सर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिखेगा। कह रहा है कि दिस ऑब्जर्वेशन शोज दैट द वाटर एंड द सॉइल, दोनों की बात कर रहा कि फुल ऑफ टाइनी ऑर्गेनिज्म। इससे पता चलता है कि इन जगहों पर पानी में, मिट्टी में बहुत सारे छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स रहते हैं बच्चों। कह रहा है कि दो नॉट ऑल ऑफ देम, है ना, फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ माइक्रोब्स। वो अलग बात है कि सब के सब माइक्रोब्स में नहीं आते हैं, जरूरी नहीं कि उसमें जो भी दिख रहा है सब माइक्रोब्स ही हो, बट माइक्रोब्स उसमें हैं। कह रहा है कि दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स आर सो स्मॉल इन साइज दैट दे कैन नॉट बी सीन विद द अनएडेड आई। मतलब इतने छोटे हैं, वो इतने छोटे हैं कि आप इसको डायरेक्ट आंखों से नहीं देख सकते हो, वो बहुत छोटे हैं। और कह रहा है कि इसीलिए सम ऑफ दीज, है ना, सच एज दैट फंगस दैट ग्रोज ऑन ब्रेड कैन बी सीन विथ अ मैग्नीफाइंग ग्लास। कह रहा है कि ठीक है, कुछ आप मैग्नीफाइंग ग्लास से भी देख सकते हैं। मैग्नीफाइंग ग्लास ऐसा वाला होता है एक ठो, है ना। वैसे तो आपके ज्योमेट्री बॉक्स में एक छोटा सा रहता है, पर ज्योमेट्री बॉक्स वाला उतने अच्छी क्वालिटी का रहता नहीं है। जो आपके लैब में रहता है ना, ऐसा वाला एक ग्लास, है ना, हैंड लेंस जिसको बोलते हैं, उससे भी शायद आपको थोड़ा फंगस वगैरह दिख जाए डिटेल में। लेकिन कह रहा है कि कुछ तो आप इस तरह से मैग्नीफाइंग ग्लास से देख सकते हो। अदर्स कैन नॉट बी सीन विदाउट द हेल्प ऑफ अ माइक्रोस्कोप। और बहुत सारे तो ऐसे हैं जिसको माइक्रोस्कोप के हेल्प के बिना देख ही नहीं सकते। कुछ तो आप चलो इससे भी देख लोगे थोड़ा सा, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं, अक्सर मतलब बहुत सारे नहीं, ऑलमोस्ट सभी क्या है सर, ऐसे हैं जिनको आप माइक्रोस्कोप के हेल्प से के बिना नहीं देख सकते। दैट इज़ वाई दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स। चूँकि उसको माइक्रोस्कोप के बिना नहीं देख सकते, चूँकि वो माइक्रो है, बहुत छोटा है, इसीलिए उसको हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स कहते हैं। आप यहाँ पर भी डेफिनेशन बना सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आप लगा देंगे सम ऑर्गेनिज्म, है ना, यहाँ से सम ऑर्गेनिज्म लगा करके, अदर की जगह पे सम ऑर्गेनिज्म लगा करके यहाँ से यहाँ तक आप लिख लोगे तो आपका यहाँ पर भी एक डेफिनेशन बन सकता है, ठीक है बच्चों। कह रहा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर ग्रुप्स, दीज ग्रुप्स आर, इसको आप अंडरलाइन कर लेंगे। माइक्रोस्कोप से देखने पर के हम लोगों को बहुत किस्म के माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिखेगा, उनको मेनली 4 ग्रुप में बांटा गया है। कितने? 4। वो 4 क्या क्या है सर? बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ एंड अलगी। खास करके ये 4 हैं। हालांकि यहाँ पर जो वायरस आ रहा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, इसको भी कभी रख लेते हैं, बट रखना सही नहीं है। रीज़न तो यहाँ पर दिया हुआ, हम देख लेंगे। कह रहा है क्या कि मेनली आप याद रखिए कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक है बैक्टीरिया, नाम आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा, फंगी, फंगस भी इसी से है, और प्रोटोजोआ भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, देखेंगे हम लोग एग्जाम्पल, और अलगी, ये भी क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, प्लांट की कैटेगरी में आता है, हम लोग देखेंगे। कह रहा है कि सम ऑफ दीज कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर शॉन इन फिगर 2.1 2.4। नीचे में एक फिगर आएगा जिसमें कुछ बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ का जो है आपको फोटो दिखाया जाएगा, ठीक है। चलिए देखेंगे हम लोग, अभी आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास एक और चीज़ है जिसका नाम है वायरस। आपने वायरस का नाम भी खूब सुना होगा, और ख़ास करके अभी जो हम 2019 के पेंडेमिक से गुजरे हैं, है ना, तो कोरोना वायरस का नाम तो सभी ने सुन रखा है कि कोरोना वायरस होता है ये। कह रहा है कि वायरस आर ऑल्सो माइक्रोस्कोपिक बट आर डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हालांकि वायरस जो होता है ये भी माइक्रोस्कोपिक होता है, इसको भी हम ऐसे जनरली नहीं देख सकते हैं, ये भी माइक्रोस्कोप से देखने पर दिखाई देंगे, बहुत ही छोटे होते हैं। लेकिन ये बाकी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो यहाँ पर दिया गया था इससे थोड़े अलग होते हैं। कैसे? कह रहा है कि हाउएवर, है ना, रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म विच मे बी अ बैक्टीरियम, प्लांट और एनिमल। अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि देखो, वायरस के साथ प्रॉब्लम ये है, वायरस दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से अलग इसलिए है क्योंकि वायरस लिविंग नहीं है। कहाँ पर? अगर इन्वायरमेंट में है तो। अगर आप कोरोना वायरस की भी एग्जांपल लेंगे तो जब तक वो हवाओं में है, जब तक वो बाहर उड़ फिर रहा है, तब तक वो पार्टिकल की तरह है बच्चों। वो छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल जैसे नहीं होते हैं, ऐसे पार्टिकल्स हैं, वो डेड हैं, वो नॉन लिविंग हैं, वो पार्टिकल की तरह, धूल कण की तरह है, डस्ट के पार्टिकल्स की तरह है। लेकिन जब वो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर आ जाएंगे, जब वो आपके, है ना, इनहेल के सिस्टम से आपके लंग्स में चला जाएगा, आप ही नहीं, किसी प्लांट के साथ भी हो सकता है, किसी बाकी जानवर के साथ भी हो सकता है। जब वो किसी एनिमल के अंदर जाएगा, प्लांट के अंदर, लिविंग के अंदर जाएगा, तब जाकर के वायरस फिर अपना जिंदा होने का सबूत देगा।
अब इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि जब तक ये बाहर है ना ये ग्रो करेगा, ना ये खाएगा, ना ये गंदगी निकालेगा, रिप्रोडक्शन नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा। लेकिन जब ये आपके अंदर आ जाएगा तब ये खाएगा भी, ये अपने नंबर्स भी बढ़ाएगा, ये 1 से 2, 2 से 4 भी होएगा। तो कह रहा है यहाँ पर कि ये जो ग्रो करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, वो सिर्फ किसी बैक्टीरिया, किसी प्लांट, किसी एनिमल के अंदर जा करके ही ग्रो करते हैं। जब तक ये बाहर एनवायरनमेंट में है तब तक ये कैसे हैं बच्चों? तब तक ये नॉन लिविंग है, तब तक ये नॉन लिविंग है। जबकि हम जो बात कर रहे हैं, माइक्रोब्स की बात कर रहे हैं, वो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और इसका मतलब होता है सूक्ष्म जीव। जीव वर्ड है, ऑर्गेनिज्म है जिसमें जान होती हो। और जो वायरस है ये कॉन्ट्राडिक्शन में है। वायरस जो है ये बेसिकली अभी तक बहुत सारे लोगों के बीच में एक बहुत बड़ा मैटर बना हुआ है कि इसको लिविंग बोलें या नॉन लिविंग बोलें, क्योंकि ये बाहर नॉन लिविंग है और एनिमल बॉडी के अंदर है ना, या लिविंग बॉडी के अंदर लिविंग है। समझे? तो वायरस ना ही लिविंग है ना ही नॉन लिविंग है, बल्कि ये बाहर नॉन लिविंग और बॉडी के अंदर लिविंग है। इसीलिए इसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जो है ग्रुप में नहीं रखे हैं। सम ऑफ द वायरसेस आर शोन इन द फिगर, नीचे दिया गया है। कॉमन एलिमेंट्स लाइक है ना, कोल्ड बीमारी का नाम है, इन्फ्लुएंजा है ना, फ्लू जिसको बोलते हैं है ना, ये भी होता है। और कफ, अक्सर जो कफ है ये सब किससे होते हैं? वायरस से होते हैं। यहाँ पर आप इसको अंडरलाइन कर लेंगे कि वायरस से होने वाला बीमारी में सबसे कॉमन कोल्ड है। जो सर्दी लगती है ना बच्चों, सर्दी किसी वायरस की वजह से लगती है। इन्फ्लुएंजा भी उसी टाइप का है, खांसी वगैरह है। तो कहने का मतलब है उसके अलावा कफ, जितने भी खांसी वासी हैं, इस सब के पीछे का रीज़न कोई ना कोई वायरस है। अलग अलग वायरसेस हैं, एक ही वायरस नहीं है, बट रीज़न वायरस है। अब कह रहा है क्या? सीरियस डिजीज लाइक पोलियो, चिकन पॉक्स है ना, ये सब भी किससे होता है बच्चों? वायरस से ही होता है। पोलियो का नाम तो आपने सुना ही होगा। इससे आदमी क्या हो जाता है? फिजिकली डिजेबल हो जाता है, विकलांग हो जाता है। किसी के हाथ पैर, आपने देखे होंगे किसी के हाथ पैर बहुत पतला हो जाता है, पोलियो हो गया रखा बोलते हैं। तो पोलियो भी किसी वायरस की वजह से होता है, उसका वायरस का नाम भी पोलियो ही है। पोलियो वायरस से पोलियो होता है। इसी तरीके से चिकन पॉक्स, दाना दाना निकल जाता है पूरे बॉडी के अंदर है ना, और एकदम से आदमी 10-15 दिन के अंदर ही एकदम से सूख जाएगा, पूरा वेट जो है लॉस हो जाएगा, और अजीब सा कमज़ोरी और अजीब सा बॉडी हो जाएगा, मर भी सकता है इंसान। तो कह रहा है क्या कि ये सब के सब जो है किससे होते हैं? वायरस से होते हैं। डिजीज़ लाइक डिसेंट्री कह रहा है, एंड मलेरिया, ये सब किससे होते हैं? प्रोटोजोआ से होते हैं। प्रोटोजोआ प्रोटोजोवन से ही बना है, मतलब सिंगुलर प्लूरल की बात कर रहा है ना। तो डिसेंट्री जैसे दस्त होता है, बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है, ये कुछ मलेरिया टाइप का जो बुखार टाइप की बीमारी है, ये किससे होता है बच्चों? प्रोटोजोआ से होता है। प्रोटोजोआ क्या है? एक दूसरे किस्म का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। उसके अलावा टाइफाइड है, ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी है, ये सब किससे होते हैं? बैक्टीरिया से होते हैं। तो कुछ वायरस से, कुछ प्रोटोजोआ से और कुछ बैक्टीरिया से। नाम आपको दिया है, आप इसको याद कर लेंगे। अब कह रहा है यू हैव लर्न अबाउट सम ऑफ दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन क्लास 6 and 7। आपने कुछ तो नीचे भी पढ़ा हुआ है, तो हम उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ पर कुछ और नई चीज़ें आएंगी। फोटो आपको दिया गया है, थोड़ा सा देख लीजिए। सबसे पहले बैक्टीरिया का फोटो दिया गया है। ये 2 किस्म का बैक्टीरिया है। इसको रॉड शेप बोलते हैं है ना, रॉड शेप बोलते हैं इसको, ठीक है। इसके स्पायरल शेप बोलते हैं, स्पायरल शेप बैक्टीरिया, यानी ये मुड़ा मुड़ा सा बैक्टीरिया होता है, ये सीधा सीधा सा बैक्टीरिया होता है, रॉड शेप होता है, ठीक है। तो बैक्टीरिया इस तरह से 2 अलग अलग किस्म के बैक्टीरिया का दिया है, जो बहुत कॉमन है वैसा दिखाया गया है ना। कुछ बैक्टीरिया ग्रीन भी होते हैं, खाना भी अपना बनाते हैं बच्चों। उसके अलावा यहाँ पर कुछ एल्गी का एग्जाम्पल दिया है। ये सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कैटेगरीज हैं। 4 मेजर ग्रुप्स हैं, आपने ऊपर देखे, बैक्टीरिया, एल्गी, प्रोटोजोआ और फंगी है ना। तो उनमें से एक है, जैसे ये स्पायरोगायरा है, ये भी ग्रीन होते हैं। इसको अगर आप बीच से ऐसे तोड़ दोगे तो फिर से 2 बन जाएगा है ना। यहाँ पर एक है कैलामोडोमोनस, ठीक है। ये सब क्या है? एल्गी के कैटेगरी में आते हैं, ये सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं। उसके अलावा यहाँ पर प्रोटोजोआ का कैटेगरी दिया गया है। प्रोटोजोआ में खास करके 2 ठो बहुत पॉपुलर दिया गया है। अमीबा, इसका नाम तो आप इतना ज़्यादा सुनोगे, पहले भी सुन चुके होगे मे भी, और ऊपर क्लास में भी इससे आपको बहुत ज़्यादा जो है फेस करना पड़ेगा इसके लाइफ स्टाइल के बारे में, क्योंकि ये फ्रीली अकेले रह सकने वाला बैक्टीरिया भैया, किसी पे डिपेंडेंट नहीं है ना, खुदगर्ज। और यहाँ पर आप पैरामीशियम देख लो, ऊपर में ये जो इस तरह से देख रहे हो हेयर लाइक स्ट्रक्चर, ये सब सीलिया कहलाता है बच्चों। इधर से इसका माउथ होता है, इस पर एक टेंटिकल्स भी होते हैं, ये टेंटिकल्स इसको हेल्प करते हैं मूव करने के लिए। सीलिया भी इसको मूव करने की हेल्प करता है। सीलिया इसको फूड वगैरह अपने मुंह तक पहुँचाने में ऐसे है ना, हिल हिल के पहुँचाने में आपको हेल्प करता है। तो ये पैरामीशियम है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर आप देखिए है ना, ब्रेड मोल्ड, जो आपने ऊपर अभी थोड़ी देर पहले देखा था है ना, कि रोटी के ऊपर, अचार के ऊपर इस तरह के जो है ब्रेड मोल्ड लग जाते हैं, ठीक है। ये जो है इसके अंदर ऐसे पोर्स होते हैं, इसके अंदर छोटे छोटे दाने होते हैं जो बीज का काम करता है। यह अक्सर देखिए अभी ग्रुप में रहता है, ये अलग अलग है लेकिन ये ग्रुप में रहता है अक्सर, ठीक है। तो ये आपका ब्रेड मोल्ड भी क्या है, तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। और किस कैटेगरी में आता है? तो फंगस की कैटेगरी में आता है, फंगी की कैटेगरी में आता है। अगला है सर यहाँ पर पेनिसिलियम और एस्परजिलस, ये सब के सब किस कैटेगरी में आते हैं? फंगी कैटेगरी में। देखते हैं इतने छोटे हैं
कि हम लोगों को नंगी आंखों से नहीं दिखाई देगा, और लेकिन उसके सबके पास देखिए अपना एक स्ट्रक्चर है, डिज़ाइन है, ठीक है, शेप है, ठीक है, बाज़ाब्ता तौर पर। यहाँ पर फिर से एक फ़ोटो दिया गया है, ये वायरस का फ़ोटो है, देखिए ये भी एक वायरस का फ़ोटो है और ये भी एक वायरस का फ़ोटो है। इस वाले पोर्शन को हेड, इस वाले पोर्शन को टो बोलते हैं, ठीक है, टेल बोलते हैं, ठीक है। जैसे कोरोना वायरस का फ़ोटो आपने देखा होगा, इस तरह का है ना, इस तरह का फ़ोटो आपने कोरोना वायरस का भी देखा ही होगा कहीं ना कहीं, है ना। कोरोना वायरस तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर रहा ना, याद है कि नहीं है कोरोना वायरस। क्लास 8 में पहुँचे, आई थिंक ये आज से 5 साल 4 साल पहले की बात है, तो क्लास 4 में आप रहे होंगे। आपने ज़रूर अच्छे से ऑब्ज़र्व किया होगा कि लॉकडाउन के टाइम पे कोरोना वायरस की जो डर और एक जो भयानक महामारी थी, पूरी दुनिया जिस तरीके से इसमें इन्वॉल्व, भाई शायद हमने ऐसी चीज़ देखी है अपने लाइफ में, कोरोना वायरस, जो बहुत हमसे पहले किसी ने ना देखा हो, या पता नहीं किसने देखा हो, या हमारे बाद पता नहीं कोई देखे ना देखे, कि पूरी दुनिया ही ठप पड़ गया हो, शून्य पड़ गया हो, बंद पड़ गया हो। नेचुरल डिजास्टर भी लाइक है। हमारे पास जो अगला टॉपिक है वो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो आते कहाँ से, सॉरी रहते कहाँ पर हैं। ये तो समझ गया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे आसपास होते हैं, ठीक है, लेकिन ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ रहते हैं? क्या पानी में ही रहते हैं, जैसे हमने देखा था मिट्टी और पानी? तो क्या सिर्फ मिट्टी और पानी में ही रहते हैं? जवाब मिलेगा यहाँ पर। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बी सिंगल सेल्ड लाइक बैक्टीरिया, सम algae एंड प्रोटोजोआ और मल्टीसेलुलर सच एज algae, फंगी, है ना। कह रहा है कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं वो सिंगल सेल के बने हो सकते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, वो तो कई दफ़ा कंप्लीट सेल भी नहीं होता। आप लोग पढ़ोगे क्लास 9th में यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक, तो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं, इसमें कंप्लीट सेल भी नहीं होता बैक्टीरिया के अंदर, एक पूरा कंप्लीट सेल भी नहीं है। लेकिन बहुत सारे हैं जो एक से ज़्यादा सेल से भी बने होते, जैसे कि फिर algae और फंगस की बात की गई है। कह रहा है कि दे लिव इन ऑल टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट, है ना, रेंजिंग फ्रॉम द आइस कोल्ड क्लाइमेट टू द हॉट स्प्रिंग। भाई ठंडे से ठंडे जगह पर भी रहते हैं, गर्म से गर्म जगह पे भी रहते हैं, एंड डेजर्ट टू द मार्शी लैंड। भाई हर जगह यार, डेजर्ट से भी डेजर्ट मतलब मरुभूमि में रहते हैं, पानी वाली जगह पे रहते हैं। दे आर आल्सो फाउंड इनसाइड द बॉडीज ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स, और वह हमारे शरीर के अंदर भी रहते हैं, ठंडे जगह पे, गर्म जगह पे, मिट्टी में, पानी में, हवा में, ठीक है, और हमारे बॉडी के अंदर भी रहते हैं। हमारे बॉडी से यहाँ पर ह्यूमन सिर्फ नहीं बल्कि जितने भी और भी जानदार हैं वो सब के सबके बॉडी में भी क्या रहते हैं सर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं। कह रहा है कि सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ऑन द अदर ऑर्गेनिज्म व्हाइल अदर एग्जिस्ट फ्रीली। कुछ तो ऐसे हैं कि दूसरे, और जैसे कि हमारे अंदर कुछ बैक्टीरियाज होंगे वो हमारे बॉडी में ग्रो करते हैं, बट बहुत सारे ऐसे भी ऑर्गेनिज्म हैं जो फ्रीली रहते हैं, मतलब उसको किसी बॉडी की ज़रूरत नहीं है, वो खुद, है ना, तन्हा भी ज़िंदगी गुजार सकता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल क्या आपका, अमीबा, ठीक है। चलिए यहाँ तक बात क्लियर हो गई, समझ में आ रही है चीज़ें? भाई चैप्टर इजी है, इंटरेस्टिंग है, इम्पोर्टेंट है, बात दिमाग में रखो। इंटरेस्टिंग है, इम्पोर्टेंट है और इजी है। इजी इसलिए कह रहा हूँ कि चैप्टर में कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने लायक नहीं है। अगर आप देखोगे तो इस चैप्टर में आपको एक कहानी जैसा मैं पढ़ा दूंगा और आपको आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। बहुत दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं होती है इसमें, इस चैप्टर में। ऊपर क्लास में भी ऐसा आते ही रहेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस, आखिर हमारे साथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या रिश्ता है? हमारे साथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या रिश्ता है, इसके बारे में अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे। कह रहा माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लिव्स, हमारी ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सम ऑफ देम आर, है ना, बेनिफिशियल इन मेनी वेज वेयर सम ऑफ अदर्स आर हार्मफुल एंड कॉज डिजीज़। कुछ तो हमारे लिए फ़ायदेमंद है और कुछ हमारे लिए नुकसानदायक है, बहुत डिटेल से आएगा। लेट अस स्टडी अबाउट देम इन डिटेल, ठीक है। चलिए सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास आ रहा है फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अभी हमने देखा कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए क्या है सर, फ़ायदेमंद है, उसको हम लोग फ्रेंडली कह लिए। क्या कह लिए? फ्रेंडली है, जो हमारे काम आते हैं, जो हमको फ़ायदा पहुँचाते हैं। जैसे यहाँ पर कह रहा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेज, बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल होता है। दे आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड एंड केक। देख रहे हो आप यूज़ कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ करके हम लोग दही बनाते हैं, हम लोग ब्रेड बनाते हैं, पावरोटी बनाते हैं, केक बनाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ करके। अचंभा हुए क्या आप, अचंभित हुए कि ये क्या कह रहे हो सर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ करके हम लोग केक बनाते हैं, पावरोटी बनाते हैं? जवाब है यस। अभी देखेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स हैव बीन यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल सिंस एजेस। बहुत पहले से भाई, बहुत पुराने ज़माने से माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ अल्कोहल बनाने के लिए किया जाता है। शराब का रिवाज तो बहुत पुराना है ना, और शराब बनाने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ किया जाता है। तो देखिए कैसे लिए हमारे फ्रेंडली हो गया, कैसे हमारा ये हेल्प कर दिया, ठीक है। कह रहा है कि दे आर आल्सो यूज्ड इन क्लीनिंग अप ऑफ द इन्वायरमेंट, बहुत VBI पॉइंट,
कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ इन्वायरमेंट को क्लीन करने के लिए भी किया जाता है। मतलब हम लोग नहीं कर रहे होते स्पेशली, बट माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाय डिफ़ॉल्ट एक हमारा जो पूरा सिस्टम है, हमारा जो इकोसिस्टम है, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ये रोल है कि वो हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन करने में हेल्प करता है बच्चों। ओके, कह रहा है कि फॉर एग्जांपल द ऑर्गेनिक वेस्टेज, जैसे कि वेजिटेबल के पील हो गए या रिमेन्स ऑफ एनिमल्स हो गया, फीसेस मतलब गोबर ओबर समझ रहे हो, इंसान या जानवर का। कह रहा है कि आर ब्रोकन डाउन इनटू द हार्मलेस एंड यूजेबल सबस्टेंसेस बाय बैक्टीरिया। क्या कह रहा है कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये बहुत सारी चीज़ों को सड़ाने का काम करता है और हार्मफुल मटेरियल को नॉर्मलाइज न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। आप यही सोच कर देखो ना कि अगर आपके घर में जो खाना सड़ता है वो खाना कितनी बीमारियां ला सकता है, लेकिन उस खाने को अगर आप बाहर फेंक देते हो और वो खाना फिर गायब हो जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको सड़ा करके मिट्टी में मिला देता है, उसको एक हार्मफुल सबस्टेंस से उसको वैसे फॉर्म में चेंज कर देता है जो फॉर्म हमारे लिए हार्मफुल ना हो, मिट्टी उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर नहीं होते तो आप सोच नहीं सकते कि दुनिया कितनी गंदी होती। अभी तक कितने जानवर मरे होंगे, अभी तक कितने इंसान मरे होंगे, अभी तक कितने है ना पेड़ पौधा जो है ज़मीन पे गिरे होंगे और पत्ते गिरे होंगे। अगर अब तक वो सड़ गल करके ख़त्म नहीं हुए रहते तो सोचो कि पूरी दुनिया के अंदर लाशें नहीं पड़ी रहती, पूरी दुनिया के अंदर इतनी सारी लाशें। लेकिन होता क्या है, आपके घर के अगल बगल में आप देखते हैं कभी बिल्ली कुत्ता जानवर को ये मरा पड़ा है कहीं पर साइड में, रोड की साइड में, कुछ टाइम के बाद वो क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। अगर सोचो कि ख़त्म नहीं होता तो अब तक पूरा लाश ही लाश भरा रहता है इस पृथ्वी के अंदर। सिर्फ इंसान की ही बात कर लो तो कितने इंसान आए गए, डायनासोर भी पड़ा हुआ रहता। कह रहा है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही हैं जो सड़ने वाली चीज़ों को सड़ा करके न्यूट्रलाइज कर देती हैं और वापस से उसके हार्मफुल इफेक्ट को ख़त्म कर देती हैं। यानी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या अदा करता है इस इन्वायरमेंट को क्लीन करने का। यहाँ तक आप ज़रूर इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये वाला भी अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये वाला भी अंडरलाइन कर लीजिएगा जो मैंने यहाँ पर करा है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि है ना, रिकॉल दैट बैक्टीरिया आर आल्सो यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन। और ये आप अंडरलाइन कर लीजिए कि मेडिसिन बनाने के लिए बैक्टीरिया का यूज़ किया जाता है। एंटीबायोटिक्स खाते हैं आप, जैसे ही बीमार पड़ते हैं, स्पेशली बुखार। बुखार तो एक ऐसी बीमारी है कि जब भी आप कोई भी दूसरी बीमारी हो तो वहाँ बुखार आ जाता है भैया, बीमारी कुछ भी है बुखार आ रहा। तो कह रहा है कि बुखार में जो एंटीबायोटिक्स यूज़ होते हैं बहुत सारी बीमारियों में, वो सब के सब किससे बनते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनते हैं, बैक्टीरिया से बनते हैं। इन एग्रीकल्चरल दे आर यूज्ड इन इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग द नाइट्रोजन। उसके अलावा जो बैक्टीरियाज हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया तो नहीं स्पेशली, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है, अंडरलाइन कर लीजिएगा कि सॉइल में नाइट्रोजन फिक्सिंग का काम करते हैं। ये जो हमारे मिट्टी है जिसमें हम खेती करते हैं इसकी क्वालिटी को बनाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से हमारी जो खेती है वो अच्छी होती है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कुछ हमारा हेल्प करता है जिसको हम लोग डिटेल्स आगे देखेंगे। चलिए यहाँ पर आगे कहा जा रहा है कि मेकिंग ऑफ कर्ड है ना एंड ब्रेड। अब जो हमने ऊपर पॉइंट्स पढ़े इसको थोड़ा विस्तार से दिया गया है कि आप जब दही बनाते हैं और जो ब्रेड बनाते हैं उसमें क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म का रोल रहता है। कह रहा है यू हैव लर्नड इन क्लास 7 दैट मिल्क इज टर्न्ड इनटू कर्ड बाय बैक्टीरिया। क्लास 7 पे आपने पढ़ा हुआ है कि एक बैक्टीरिया होता है जिसको बोलते हैं क्या, लैक्टोबैसिलस। क्या बोलते हैं बच्चों, लैक्टोबैसिलस, है ना। तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया क्या करता है, दूध को दही बना सकता है। तो हम लोग आप ऐसे भी देखिए कि दूध कितना बेनिफिशियल चीज़ है और दही कितना बेनिफिशियल चीज़ है, कितना इंपॉर्टेंट है हमारे हेल्थ के लिए भी, टेस्ट के हिसाब से भी, और कितने सारे खाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और ये किससे बन रहा है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एक बैक्टीरिया से बनता है जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस। यहाँ पर कह रहा है सो दैट माई मदर एडेड अ लिटिल कर्ड टू द वार्म मिल्क टू सेट कर्ड फॉर द नेक्स्ट डे, आई वंडर व्हाई। अब क्या कह रहा है कि दूध थोड़ी सी गर्म हो, पहले कह रही है कि थोड़े से गर्म दूध में मैंने देखा है कि अम्मी थोड़ी दही डालती है और फिर दूसरा दिन पूरा ही दही बन जाता है। क्यों, कैसे हो गया ये, तो इसका जवाब भी आपको नीचे दिया जा रहा है। कह रहा है कि कर्ड कंटेन सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसमें बहुत सारे होते हैं, ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ लैक्टोबैसिलस ही होता है, लेकिन है ना द बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस, उसमें एक खास बैक्टीरिया होता है इसका नाम है लैक्टोबैसिलस, प्रोमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। और भी बैक्टीरिया होते हैं लेकिन जो लैक्टोबैसिलस है वो आपको दही बनाने में हेल्प करता है। यानी जैसे आप थोड़ा सा दही डालें दूध के अंदर, इसका जो बैक्टीरिया है ये अपने नंबर्स को बढ़ाएगा, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, ऐसे करते करते बढ़ाते बढ़ाते वो बाकी दूध को इस्तेमाल करके उसका इस्तेमाल करके उसको कन्वर्ट करता जाएगा किसमें, लैक्टोबैसिलस में। कह रहा है इट मल्टीप्लाइज इन मिल्क एंड कन्वर्ट्स इनटू द कर्ड। ये मल्टीप्लाई होता है, नंबर्स बढ़ते हैं और दूध से दही बनता है। बैक्टीरिया आर आल्सो इन्वॉल्व इन दी मेकिंग ऑफ चीज़, चीज़ मतलब पनीर बनाने में, पिकल्स मतलब अचार बनाने में, है ना, और भी बहुत सारे फूड आइटम बनाने में क्या होता है सर, बैक्टीरिया का यूज़ होता है। कह रहा है एन इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ द रावा, जिसको सूजी बोलते हैं, इडली हो गया, है ना, भटूरा हो गया, कर्ड हो गया, है ना, ये सब के सब बनाने में बहुत ज़्यादा किसका इस्तेमाल होता है सर, बैक्टीरिया का इस्तेमाल होता है, और सॉरी दही का इस्तेमाल होता है। और ये सब के सब है ना खाना इतना टेस्टी और इतना फेमस है और उसमें दही का इस्तेमाल हो रहा है और दही बैक्टीरिया से बन रहा है। आप सोच के देखिए कि बैक्टीरिया कैसे हमारे लिए फ्रेंडली हुआ, कैसे हमारे लिए फ़ायदेमंद हुआ कि नहीं हुआ। चलिए कह रहा है कैन यू गेस वाई,
क्यों? क्योंकि टेस्ट की वजह से है और हेल्दी बेनिफिट की वजह से भी। बैक्टीरिया एंड ईस्ट आर आल्सो हेल्पफुल फॉर फॉर्मेशन ऑफ राइस, इडलीज एंड डोसा बैटर। अब क्या कह रहा है कि चावल का जो इडली डोसा वगैरह बनता है ना, ये सब के लिए भी क्या करता है सर, बैटर वगैरह ये जो बनता है डोसा बैटर और ये जो इडलीज बनते हैं चावल के आटे के, इसके लिए भी क्या होता है सर, बैक्टीरिया वगैरह का फर्मेंटेशन का हेल्प यूज़ होता है। फर्मेंटेशन अभी हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे आगे, टेंशन नहीं है। अब मैं आपको ऐसे बता दूँ, बेसिकली ईस्ट बोल करके एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, यहाँ पर लिखा भी है ईस्ट, है ना। ये ईस्ट क्या करता है, बेसिकली रिस्पायर करता है। रिस्पायर करने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो फूलने में हेल्प करता है किस चीज़ को, जो पावरोटी वगैरह होता है वो फुला हुआ क्यों रहता है, उसके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ईस्ट है उसने गर्मी में सांस लेकर के कार्बन डाइऑक्साइड निकाले, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर जगह नहीं मिली, वो गैस है तो वो उसी को फुला दिया। एक एक्टिविटी है, नीचे हम लोग देखेंगे तब समझ में आ जाएगा थोड़ा और अच्छे से। यहाँ पर एक एक्टिविटी दिया गया है, इस एक्टिविटी में आपने क्या कर लेना है, आधा केजी आटा ले लेना है या आप मैदा ले सकते हैं। इसको आपको क्या करना है, थोड़े से चीनी के साथ, थोड़ा गर्म पानी के साथ इसको आपको मिक्स करना है। यहाँ पर वही लिखा है कि स्मॉल अमाउंट ऑफ ईस्ट भी डालना है, इसमें शुगर भी डालना है और इसको गूंद लेना है, आटे को डफ बना लेना है, ठीक है, सॉफ्ट डफ, इसको गूंद लेना है। क्या डालना है सर, ईस्ट डालना है। ईस्ट पाउडर जो होता है बेसिकली वो ख़रीद के मिलता है, ठीक है, मार्केट में। ईस्ट पाउडर एक तरह का पाउडर होता है, ये मार्केट में खरीद के मिलता है, आपके लैब में भी हो सकता है पाया जाता हो। तो ईस्ट पाउडर के साथ मिला करके आटे को क्या कर लिया जाता है, गूंद लिया जाता है। अब इसको आप गूंद करके ऐसे छोड़ दीजिए एक बर्तन में, मान लीजिए यहीं तक आपका आटा था, इसको आप थोड़े गर्म जगह पे छोड़िएगा, एकदम से ठंडे फ्रिज में नहीं रख देना है, 30 डिग्री से प्लस के इन्वायरमेंट में कम से कम रखिए। अब इसको आप देखेंगे थोड़ी देर के लिए, मतलब 1-2 घंटा अगर आप छोड़ देते हैं तो आप देखेंगे कि ये आटा जो यहीं तक था ये फूल करके ऐसा भाई पूरा बढ़ चुका है, जो थोड़ा सा आटा था वो पूरा फूल गया है। ये कैसे हो गया भाई, ये जादू कैसे हुआ, यहाँ पर कह रहा रेज्ड मैदा फूला हुआ, ठीक है। और ऐसा ही कुछ होता है किसमें, पावरोटी में, केक में आपका, यहाँ पर उसके बारे में दिया हुआ है कि ईस्ट रिप्रोड्यूस रैपिडली एंड प्रोड्यूस्ड कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रिस्पायरेशन। कि ईस्ट जो आपने 1 चम्मच डाला था, थोड़ा सा डाला था, जो एक तरह का पाउडर है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसको आपने जब मैदा में डाला था तो वो मैदा में डालने के बाद जो उसको शुगर मिला और जो वो ग्रो करा, मतलब 1 से 2, 2 से 4 और 4 से 8 हुआ, इस तरह से करते वो ग्रो भी हुआ और वो सब सांस लेता है, रिस्पिरेशन करता है। रिस्पिरेशन करने के दौरान उसके पास से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। अब आटे के अंदर वो कार्बन डाइऑक्साइड फंसा हुआ रहता है। अब आटा जो है जगह नहीं दे पाता है तो आटा को वो फुला देता है, वो जो गैस है वो आटे को क्या कर देता है, फुला देता है। कह रहा है कि बबल्स ऑफ द गैस, जो बबल होते हैं, जो बुलबुला होता है गैस का, वो क्या करता है, उस आपके आटे का जो वॉल्यूम है, मतलब जगह जितनी ले लेते हैं उसको बढ़ा देता है। दिस इज़ द बेसिस ऑफ द यूज़ ऑफ ईस्ट इन द बेकिंग इंडस्ट्री फॉर मेकिंग ब्रेड्स, पेस्ट्रीज एंड केक्स। और जो बेकिंग इंडस्ट्रीज़ है ना, जहाँ पर ये सब बनता है, बिस्किट वगैरह बनता है, तो वहाँ पर कह रहा है कि इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल होता है ईस्ट पाउडर का, ब्रेड बनाने के लिए, पेस्ट्रीज बनाने के लिए, केक बनाने के लिए, मैंने कहा पावरोटी वगैरह बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है कमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कमर्शियल यूज़ का मतलब क्या होता है, कमर्शियल यूज़ का मतलब होता है पैसे वैसे के लिए, बिजनेस के लिए जो चीज़ें बनाई जाती हैं, कमर्शियल यूज़ हो गया। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ उस तरीके से भी की जाते हैं, यहाँ पर ये कहा जा रहा है। कह रहा है क्या, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, वाइन एंड एसिटिक एसिड यानी विनेगर। क्या कह रहा है कि अल्कोहल, ये याद रखिए, एसिड, विनेगर में एसिटिक एसिड होता है। अल्कोहल बनाने के लिए बड़े नंबर पर, आप समझ सकते हैं दुनिया में कितना ज़्यादा अल्कोहल प्रोड्यूस किया जाता है। दुनिया में तो बहुत ज़्यादा अल्कोहल की बड़ी इंडस्ट्री है कि नहीं, शराब पीते हैं बहुत सारे लोग, तो अल्कोहल चाहे बियर हो या जो भी दारू हो, ये अल्कोहल इंडस्ट्री में ईस्ट का इस्तेमाल होता है। बच्चों ईस्ट के इस्तेमाल से ही अल्कोहल बनता है, अभी पढ़ेंगे थोड़ा सा उसके बारे में भी। उसके अलावा कह रहा है क्या कि वाइन बनाते हैं, और जो एसिटिक एसिड यानी विनेगर सिरका जो अचार वगैरह में डाला जाता है ना, एक तरह का लिक्विड होता है, तो वो सब के जो है बहुत बड़े नंबर पर लार्ज स्केल में जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ करते हैं। ईस्ट इज़ यूज्ड फॉर द कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड वाइन। यहाँ पर खास करके लिखा है, इसको अंडरलाइन कीजिएगा, ईस्ट जो है अल्कोहल या वाइन बनाने के लिए बड़े नंबर पर जो है इस्तेमाल किया जाता है। फॉर दिस पर्पस ईस्ट ग्रोन ऑन नेचुरल शुगर प्रेजेंट इन ग्रेन्स लाइक बर्ली, व्हीट, राइस, क्रस्ट, फ्रूट जूस etc। क्या कह रहा है, इसके लिए क्या किया जाता है बच्चों, बेसिकली कि ईस्ट को जो है ना, देखो आप अगर चीनी ले लोगे ऐसे ही जो दुकान में मिलता है, जो घर पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उस चीनी में भी अगर आप ईस्ट को घोल दोगे तो भी ईस्ट वहाँ पर रिप्रोडक्शन करेगा, नंबर्स बढ़ाएगा अपने, है ना, और वहाँ पर अल्कोहल बनाएगा। लेकिन कमर्शियल इंडस्ट्रीज़ में वाइन बनाने के लिए, बियर या अल्कोहल बनाने के लिए हम लोग वहाँ पे क्या किया जाता है कि जनरली जो हम लोग शुगर गन्ना वाला इस्तेमाल करते हैं वो शुगर नहीं, बल्कि आटे का, है ना, गेहूं का, चावल का या फल का जूस में जो शुगर होता है उस शुगर का इस्तेमाल करके ईस्ट को ग्रो करवाया जाता है।
इसीलिए आप ये बात जानते होंगे कि अंगूर जो होता है एक बड़े पैमाने पर अंगूर की खेती शराब बनाने के लिए की जाती है। उसमें जो इस तरीके से और भी, जैसे अंगूर के अलावा और भी जो बाकी फल हैं उसमें भी जो शुगर पाए जाते हैं, उस शुगर के साथ उसके रस में क्या किया जाता है, ईस्ट को मिला करके अल्कोहल में कन्वर्ट करवाया जाता है। यहाँ पर वही चीज़ें लिखी गई हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर आगे लिखा हुआ एक एक्टिविटी दिया गया है। यहाँ पर आपको अल्कोहल बनाने के लिए सिखाया जाएगा। आपने 500 ml पानी लेने हैं और एक बर्तन में भर लेने हैं थोड़ा सा। ठीक है, उसके बाद आपने उसमें 2-3 चम्मच क्या मिला देना है सर, शुगर मिला देना है। और उसमें आपको 1-2 चम्मच है ना क्या मिला देना, ईस्ट पाउडर मिला देना है। ठीक है, क्या क्या मिला दिए, चीनी, पानी और ईस्ट पाउडर। ठीक है, मिला दिए। उसके बाद आप अच्छे से एक बार सॉल्यूशन को घोल लीजिए। उसके बाद उसको ढक करके है ना किसी गर्म जगह पर, ठंडे जगह पर नहीं, किसी गर्म धूप में रख दीजिएगा। चलिए ठीक है, किसी गर्म जगह पर किसी बर्तन में रख करके उसको ढक करके है ना ये सब मिला करके क्या क्या, चीनी, पानी, शुगर, ईस्ट मिला करके घोल करके आपने रख लेना है। उसके बाद आप उसको 4-5 घंटे के बाद है ना सूंघिएगा, आपको एक अजीब किस्म का सेंट मिलेगा। ठीक है, वो अल्कोहल का सेंट है बेसिकली। आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि होम्योपैथिक दवाई आपने है ना सूंघा ही होगा उस किस्म का। जो शराब भी सूंघे हुए हैं तो उसको पता होगा कि उसका कैसा होता है सेंट, जी, तो उसका कैसा होता है सेंट, होम्योपैथिक दवा जैसा होता है हल्का सा। तो आपने वो सेंट यहाँ पर ऑब्जर्व करना है। ठीक है, क्या दिस इज द स्मॉल ऑफ अल्कोहल एज शुगर बेस हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू द अल्कोहल बाय ईस्ट। क्या कह रहा है कि ये जो आप सेंट आपको आ रहा है ये अल्कोहल का सेंट है, ये स्मेल अल्कोहल का है। क्या हुआ, आपका जो शुगर था, क्या था, शुगर था जो आपने ऐड करा था, वो शुगर क्या हो गया सर, कन्वर्ट हो गया अल्कोहल में। किस में कन्वर्ट हो गया, अल्कोहल में। और इसका हेल्प किसने करा सर, ईस्ट ने। किसने, ईस्ट ने। और ये क्या है सर, एक तरह का माइक्रोब्स है। क्या है सर, माइक्रोब्स है। तो माइक्रोब्स किस तरीके से अल्कोहल बनाने में हेल्प करता है, यहाँ पर वही चीज़ आपको बताई गई है। आगे कह रहा है कि दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू द अल्कोहल इज नोन एज फर्मेंटेशन। ये आप जरूर अंडरलाइन कर लीजिएगा क्या, कि अल्कोहल को शुगर को अल्कोहल बनाने का जो ये प्रोसेस है ईस्ट के हेल्प से, इसको फर्मेंटेशन कहते हैं। इस वर्ड को याद रखिएगा, आगे क्लास में भी ये वर्ड आता है। क्या, फर्मेंटेशन। क्या, फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन इज द प्रोसेस वेयर शुगर इज कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल विद द हेल्प ऑफ क्या, ईस्ट। लुईस पास्चर बोल के एक साइंटिस्ट थे, रेबीज का भी पता लगाया था इनने, उनने डिस्कवर करा था इस प्रोसेस को, जो आप यहाँ हमने फर्मेंटेशन का प्रोसेस पढ़ा। इस प्रोसेस को लुईस पास्चर ने डिस्कवर करा था कब, 1857 में, जब इंडिया के अंदर क्रांति चल रही थी आज़ादी की। ठीक है, चलिए नहीं, कांग्रेस वाला। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि यहाँ पर लुईस पास्चर साहब है जिन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया था और आज इसका इस्तेमाल पूरी दुनिया में ग्लोबल लेवल पे बहुत बड़े स्केल पे किया जाता है। अब यहाँ पर हमारे पास एक तो फ़ायदा हो गया, हमने क्या देख लिया, एक तो हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म का फ़ायदा हो गया कि हमने इससे ब्रेड बना लिया, हमने इससे अल्कोहल बना लिया, अब हम केक वगैरह बना लिए। अब यहाँ पर कह रहा है कि मेडिसिन यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल दवाई बनाने के लिए भी किया जाता है। कह रहा है कि वेन एवर यू फॉल इन इल द डॉक्टर गेव यू सम एंटीबायोटिक टैबलेट। याद रखिए कौन सा टैबलेट, एंटीबायोटिक टैबलेट या कैप्सूल या इंजेक्शन है ना, सच एज पेनिसिलिन। पेनिसिलिन एक तरह का एंटीबायोटिक क्या है, इंजेक्शन है। और उसके अलावा कभी कभी आप दवाई के फॉर्म में भी, दवाई कह रहे हैं टैबलेट के फॉर्म में या कैप्सूल के फॉर्म में भी इस्तेमाल करते हैं एंटीबायोटिक्स का, जब आप बीमार पड़ते हैं। तो कह रहा है कि द सोर्स ऑफ दिस मेडिसिन इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और ये जो दवाई बनी है, ये जो पेनिसिलिन बना है, ये जो एंटीबायोटिक्स बने हैं, ये किससे बने हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बने हैं, बैक्टीरिया से बने हैं। कह रहे दीज मेडिसिन किल्स और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ द डिजीज काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और ये जो आप खाते हो, जब आप एंटीबायोटिक्स खाते हो तो आपके अंदर जो बैक्टीरिया, हार्मफुल बैक्टीरिया ग्रो हो रहा था, उस हार्मफुल बैक्टीरिया को ये रोक देता है या किल कर देता है। वो या तो ग्रो नहीं हो पाता है मज़ीद, या उसको किल ही कर देता है, ख़त्म कर देता है, जिससे आप सही फील करते हो। सच मेडिसिन आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। ऐसे मेडिसिन जो अंदर बैक्टीरिया को ग्रो करने से स्टॉप करता है या किल करता है, उसका हम लोग एंटीबायोटिक्स कहते हैं। ये भी आप अंडरलाइन कर सकते हो। अब कह रहा है कि दिस डेज अ नंबर ऑफ एंटीबायोटिक्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड फ्रॉम बैक्टीरिया एंड फंगी। बैक्टीरिया और फंगी से बहुत सारे एंटीबायोटिक्स बनाए जाते हैं। एग्जाम्पल दिया है स्ट्रिप्टोमाइसिन और टेट्रासिलिन। ये टेट्रासिलिन और स्ट्रिप्टोमाइसिन बैक्टीरिया और फंगी से बनाया जाता है। उसके अलावा है कि एरिथ्रोमाइसिन आर सम ऑफ द एग्जाम्पल जो भी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने पेनिसिलिन पढ़ा, उसके अलावा हमने स्ट्रिप्टोमाइसिन पढ़ा, उसके बाद हमने टेट्रासिलिन पढ़ा, उसके बाद एरिथ्रोमाइसिन पढ़ा। ये सब क्या है सर, एंटीबायोटिक्स के नाम है। और ये सब एंटीबायोटिक्स किससे बनाए जाते हैं, फंगी और माइक्रोब्स यानी बैक्टीरिया से बनाए जाते हैं। चलिए, एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ये साइंटिस्ट शायद फिजिक्स में बहुत अच्छा काम किए थे,
है ना। इन्होंने क्या करा था 1929 में, है ना, इन्होंने काम करा था किसमें, कुछ डिजीज़ में, कुछ बीमारी में जो बैक्टीरिया की वजह से होते हों, ठीक है। सडनली ही फाउंड दैट अ स्पोर ऑफ अ लिटिल ग्रीन मोल्ड, इन्होंने एक तश्तरी पे क्या करा था, एक प्लेट में कुछ रखा हुआ था बैक्टीरिया जिसकी वजह से कुछ बीमारियां होती थी, और वहाँ पर उनने ग्रीन मोल्ड देखा। उनने क्या देखा कि कुछ हरे हरे कुछ क्या देखा सर, एंटी बैक्टीरिया ही देखा कि ग्रीन मोल्ड थे, मतलब बैक्टीरियाज हैं, हार्मफुल बैक्टीरिया इस तश्तरी में, और इसमें कुछ ग्रीन मोल्ड्स भी हैं। ये जब उन्होंने देखा कि कह रहा है कि हिज कल्चर प्लेट्स, है ना, ये जो कल्चर प्लेट है जहाँ पर वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे उसमें उन्होंने क्या देखा, ग्रीन मोल्ड देखा, ये जो ग्रीन मोल्ड है, और उसमें बैक्टीरियाज थे, उसके अलावा क्या थे सर, बैक्टीरियाज थे, ठीक है। और कह रहा है ही ऑब्जर्व दैट द प्रेजेंस ऑफ मोल्ड प्रिवेंटेड द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, इनफैक्ट इट इज ऑल्सो किल्ड मेनी ऑफ दिस बैक्टीरिया। उसने क्या देखा कि जो ग्रीन मोल्ड्स थे, क्या थे वो जो ग्रीन मोल्ड्स थे, ये क्या कर रहा था कि अपने अगल बगल में कोई बैक्टीरिया को ग्रो होने ही नहीं दे रहा था। ये भी देख रहे थे कि सिर्फ यही नहीं बल्कि ये बहुत सारे बैक्टीरिया को ख़त्म भी कर दिया, मार भी दिया, किसने, ग्रीन मोल्ड्स ने, जो कि एक तरह का दूसरे किस्म का मैक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो कह रहा है कि फ्रॉम दिस द मोल्ड्स पेनिसिलिन वाज प्रिपेयर्ड। तो इससे हम लोग को पता चला कि जो ग्रीन मोल्ड है वो क्या बनाता है सर, उससे पेनिसिलिन बनते हैं। और पेनिसिलिन क्या है सर, एक तरह का एंटीबायोटिक है। क्या है, एंटीबायोटिक है। ये पेनिसिलिन इसने बनाया था जिसका नाम है क्या, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। और पेनिसिलिन आज बड़े नंबर पे हमारे, आप आसपास के दुकान में कभी भी जाइए, आप पूछिए किसी से पेनिसिलिन का टेबलेट है तो आपको कोई ना कोई एंटीबायोटिक्स दे देंगे। बड़े लार्ज नंबर पे पेनिसिलिन का इस्तेमाल किया जाता है आज के टाइम पे। और ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग किससे बनाया था, ग्रीन मोल्ड से बनाया था, जो कि एक तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ये क्या करता है, बैक्टीरिया के ग्रो को खत्म कर देता है, हार्मफुल बैक्टीरिया को, और साथ ही साथ उसको किल भी कर सकता है, ठीक है। तो किस तरीके से देखिए हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हमारे हेल्थ के लिए भी बेनिफिशियल साबित हो रहे हैं, चाहे वो दही का मामला हो चाहे यहाँ पर पेनिसिलिन का। कह रहा है कॉमनली नॉन एज एंटीबायोटिक्स विच आर मेड फ्रॉम द फंगी एंड बैक्टीरिया। फंगी और बैक्टीरिया से बने हुए एंटीबायोटिक्स का नाम हमने ऊपर स्ट्रिप्टोमाइसिन, इरिथ्रोमाइसिन उसे हमने देखा। कह रहा है कि द एंटीबायोटिक्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय ग्रोइंग स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड आर यूज्ड टू क्योर वैरायटी ऑफ डिजीज। जाहिर सी बात है कि इसमें बहुत किस्म की बीमारियों को इससे ठीक किया जाता है, बहुत अलग अलग किस्म के माइक्रो ऑर्गेनिज्म से एंटीबायोटिक्स बनाए जाते हैं और उससे बहुत सारी बीमारियां ठीक की जाती हैं। कह रहा है कि एंटीबायोटिक्स आर इवन मिक्सड विद द फीड ऑफ लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री टू चेक माइक्रो, है ना, माइक्रोबियल इन्फेक्शन इन एनिमल्स। अब क्या कह रहा है कि बहुत सारे जानवरों में भी क्या किया जाता है कि उसके खाने में, उसके चारे में भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ऐसे कुछ एंटीबायोटिक्स मिलाए जाते हैं जिसकी वजह से क्या होता है कि उसका, है ना, बहुत सारी बीमारियों से वो बचता है और बहुत सी बीमारियाँ उसको नहीं होती हैं। उसके अलावा कह रहा है कि दे आर आल्सो यूज टू कंट्रोल मेनी प्लांट्स डिजीज़। बहुत सारे पेड़ पौधों में होने वाली बीमारियों को भी क्या करता है सर, एंटीबायोटिक बचाता है। आज के टाइम पे हम जानते हैं कि पेड़ पौधा यानी जो हम खेती करते हैं उसको साइंटिफिक तरीके से करते हैं, उसमें होने वाले किसी भी तरह की बीमारी का पता लगाते हैं और उस बीमारी का इलाज भी करते हैं। कैसे, स्प्रे वगैरह करके, दवा वगैरह छिड़क के, उसमें भी एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल होता है। और बहुत सारी बीमारियों से पेड़ पौधों को भी एंटीबायोटिक के जरिए से बचाया जाता है। और एंटीबायोटिक किससे बने हैं, वो अलग किस्म के फंगस और बैक्टीरिया से बने हैं। समझ रहा है कहानी, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि इन दिस इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर दैट, सॉरी इट इज इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर दैट antibiotics should be taken only on the advice of equified and a qualified doctor. Also you must complete the course prescribed by the doctor. If you take antibiotics when not needed or in wrong disease, it may make the drug less effective when you are might need in future. अब यहाँ पर क्या कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक तो पहली बात है कि जो अच्छे डॉक्टर हैं उसी से एंटीबायोटिक्स लेना चाहिए और जितना वो डोज देते हैं, प्रिस्क्राइब करते हैं, उतना पूरा कंप्लीट भी करना चाहिए जब आप बीमार पड़े तो। अब आपके थोड़ी थोड़ी बीमारी में अगर आप एंटीबायोटिक्स लेना शुरू कर देंगे तो आपका बॉडी जो है ना, वो ख़तरनाक तरीके से उसको एडॉप्ट कर लेगा। आप हल्के फुल्के बीमार पड़े, आप एंटीबायोटिक ले लिए, थोड़ी सी बुखार आपको लग रहा है, एक दिन पहला ही बुखार लग रहा है, आप एंटीबायोटिक्स खाना शुरू कर दिए, तो आपके बॉडी में जो इम्यून सिस्टम है, जो बीमारी से लड़ने की ताकत है, वो कमज़ोर हो जाएगा। और एंटीबायोटिक्स क्या करेगा सर, आपके अंदर के इम्यून सिस्टम को कमज़ोर कर देगा। अब आप जब बीमार पड़ेंगे एक्चुअली में अच्छे से, और तब जब आप एंटीबायोटिक लेंगे तो उतना डोज आपके लिए काम करेगा ही नहीं जितना में हो जाना चाहिए था, क्योंकि पहले ही आपका शरीर थोथा हो चुका है, भोथा हो चुका है, थेथर हो चुका है। आपने पहले ही छोटी छोटी बीमारियों में एंटीबायोटिक्स ले करके क्या कर दिया, अपने शरीर को कमज़ोर कर दिया है। तो एंटीबायोटिक सोच समझ के खाना चाहिए, ऐसा नहीं है कि भैया थोड़े बीमार पड़े ले गटक लिए 10-20 को, ऐसा नहीं है। उसके अलावा कह रहा है कि आल्सो एंटीबायोटिक्स जो होता है टेकन अननेसेसरीली मे किल द बेनिफिशियल बैक्टीरिया इन द बॉडी। अगर आप मान लीजिए कि बेवजह एंटीबायोटिक्स ले लेंगे कम बीमारी में, तो आपके अच्छे जो बैक्टीरियाज हैं, जो आपके काम के हैं, उसको भी ये मार सकता है। कह रहा है एंटीबायोटिक्स हाउएवर आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट कोल्ड एंड फ्लू एज दीज आर कॉज्ड बाय द वायरसेस। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि एंटीबायोटिक्स आपको सर्दी खांसी में काम नहीं आएगा बच्चों। बुखार में मैंने कहा, मैं सर्दी खांसी नहीं बोला। अगर आपको सर्दी खांसी हुआ है तो वहाँ पर आप एंटीबायोटिक से ठीक अपने आप को नहीं कर सकते हैं,
क्योंकि वो वायरस की वजह से होता है, और वायरस जो होता है ये एंटीबायोटिक में काम नहीं करेगा, है ना। वायरस के लिए भैया, वायरस को तो कोई भी ऐसे किल नहीं कर पाएगा वायरस चीज़ का मामला थोड़ा अलग है। वायरस बेसिकली हमारे बॉडी से उसको निकाल दीजिए, यही रास्ता है कि जैसे वो शरीर से बाहर निकल गया तो फिर वो लिविंग रहा ही नहीं, काम ख़त्म। तो वायरस तो मरता नहीं है ना। वायरस को आप बाहर निकालते हो अपने बॉडी से किसी तरीके से, तो एंटीबायोटिक वायरस के लिए इफेक्टिव नहीं होता है। अब एक और चीज़ है जिसका नाम है वैक्सीन। क्या नाम है बच्चों? वैक्सीन। तो अगर मान लीजिए एंटीबायोटिक से आप वायरस को नहीं खत्म कर सकते तो वायरस को किससे खत्म कर सकते हैं? उसका नाम है वैक्सीन। क्या नाम है बच्चों? वैक्सीन। कह रहा है कि वाई आर चिल्ड्रेंस इन्फेंट्स गिवन वैक्सीन। आपने बचपन में लिया होगा शायद, है ना। आजकल तो अक्सर सभी बच्चे तो लेते ही हैं, है ना। इधर टीका नहीं लगाते बच्चों को छोटे में, वो वैक्सीन होता है बेसिकली, ठीक है, जिसको हम लोग टीका कहते हैं। कह रहे हैं कि व्हेन डिजीज कैरिंग मैक्रोब्स इंटर्स आवर बॉडी, द बॉडी प्रोड्यूस एंटीबॉडीज टू फाइट दी, है ना, इन्वेडर्स। बेसिकली हमारा शरीर काम कैसे करता है कि अगर बाहर से कोई बीमारी हमारे शरीर के अंदर आती है तो हमारे पास जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हमारे अंदर में जो एंटीबॉडीज़ हैं, जो बीमारियों से लड़ने की ताकत है, वाइट ब्लड सेल में स्पेशली होता है वो, तो वो क्या करता है? उस बीमारी से लड़ता है, ठीक है। ये बात क्लियर है। कह रहा है कि द बॉडी आल्सो रिमेंबर हाउ द फाइट द माइक्रोब्स इफ इट इंटर्स, है ना, अगेन। अगर एक बार मान लीजिए कोई बीमारी आपके शरीर के अंदर गया, आपके बॉडी ने उससे लड़ना ट्राई किया, लड़ा और उसको हरा दिया, तो आपका बॉडी याद भी रखता है कि अगर दोबारा से कभी वो बीमारी आपके अंदर आ जाती है तो उससे फिर कैसे लड़ना है और उसको ख़त्म करना है। अब कह रहा है कि इफ़ डेड और वीकेंड माइक्रोब्स आर इंट्रोड्यूस इनटू द हेल्दी बॉडी, द बॉडी फाइट एंड किल्स द इन्वेंडिंग बैक्टीरिया बाय प्रोड्यूसिंग सुइटेबल एंटीबॉडीज़। अब क्या कह रहा है कि बेसिकली वैक्सीन में क्या होता है कि हमारे शरीर के अंदर जानबूझ करके बैक्टीरिया डाला जाता है। जब आप पोलियो का दवाई खाते हो या पोलियो का आप वैक्सीन लेते हो ना, तो वहाँ पर पोलियो ही आपको खिलाया जाता है, पोलियो का ही वायरस आपको दिया जाता है, लेकिन कमज़ोर वायरस जो आपके शरीर को नुकसान नहीं कर सकते या मरा हुआ डेड, अब आपके बॉडी के अंदर गया, आपके बॉडी को पता चला कि पोलियो आया है, हालांकि वो पोलियो कमज़ोर है, कुछ बिगाड़ नहीं सकता, लेकिन आपका बॉडी अरे अपना सुरक्षा आर्मी तैयार करेगा, ठीक है, कि ले भैया लड़ो, इससे फाइट करो, इसको हराओ, है ना। और वहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका बॉडी एकदम से लड़ लेगा, किससे? उस पोलियो से जो आया हुआ आपके बॉडी के अंदर। आपने तो जानबूझ के खाया है वो, ठीक है, लेकिन वो लड़ करके उसको हरा देगा, है ना। और याद रखिएगा कि आगे से अगर ऐसा कभी आया तो, है ना, देख लेंगे भैया, हम तो देख लिए इससे कैसे लड़ना है। तो हमारा बॉडी क्या करता है? तैयार करता है खुद को, एंटीबॉडीज़ बना के रखता है। इसीलिए वैक्सीन के फॉर्म में हम पहले ही अपने बॉडी को कमज़ोर वाला पोलियो या हेपेटाइटिस या बहुत सारा कुछ दे देते हैं, हमारा बॉडी उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। अब सच में कभी अगर हमारे बॉडी में आ गया कोई ऐसा वायरस वगैरह, तो हमारा बॉडी पहले से क्या करता है सर? उसको जान के रखता है, याद रखता है और उससे लड़ लेता है और उसको ख़त्म कर देता है भैया, उसके पास है। द एंटीबॉडीज़ रिमेन द बॉडी एंड वी आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स फॉर एवर। अब वो हमेशा याद रखता है इस इन्फॉर्मेशन को, भैया ऐसी बीमारी आएंगी, इससे ऐसे लड़ना है, और जब ज़रूरत पड़ती है, जब ज़रूरत आता है भाई फटाक से लड़ के ख़त्म कर देता है। इसीलिए बचपन में पोलियो वगैरह का टीका दे दिया जाता है। जब हम बड़े होते अगर कभी हमारे बॉडी में आ भी गया गलती से, तो उससे लड़ करके हमारा बॉडी उसको हरा देगा। दिस इज़ हाउ अ वैक्सीन वर्क्स। इस तरीके से वैक्सीन काम करता है। सेवरल डिजीज़ इंक्लूडिंग कोलेरा हो गया, ट्यूबरकुलोसिस हो गया, स्मॉल पॉक्स हो गया, उसके अलावा हेपेटाइटिस हो गया, ये सब क्या कर सकता है? वैक्सीनेशन के द्वारा प्रिवेंट किया जा सकता है। इसीलिए इन सब चीज़ का वैक्सीनेशन जो है बचपन में हम लोग को करवाया जाता है। कह रहा है क्या? एडवर्ड जेनर बोल के एक साइंटिस्ट थे, जिन्होंने क्या करा था? सबसे पहले वैक्सीन की खोज करी थी चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स के बारे में 1798 में, ठीक है। इसकी भी एक कहानी है अपनी, है ना। शायद किसी क्लास में दिया भी है, नीचे क्लास में, आई थिंक, इसकी कहानी कैसे इन्होंने खोज करी थी। कैन इन योर चाइल्डहुड यू मस्ट हैव बीन गिवन इंजेक्शन टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ अगेंस्ट सेवरल डिजीज़, है ना। बचपन में तो दिया ही होगा इंजेक्शन आपको भी, आपने याद भी होगा कोई चीज़। कैन यू प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ दिस डिजीज़? क्या आपको याद है? ऑफकोर्स मुझे याद है। अगर इंजेक्शन की बात करें तो बुखार उखार में ख्याल लगा है, एंटीबायोटिक से लगे होंगे। कह रहा है यू मे टेक हेल्प फ्रॉम योर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स से मदद ले सकते हो, पूछ लेना कैसे कैसे इंजेक्शन लगे आपको। इट इज़ एसेंशियल टू प्रोटेक्ट ऑल चिल्ड्रेन अगेंस्ट दिस डिजीज़, बहुत सारी बीमारियों से बचाना ज़रूरी है। कह रहा है कि नेसेसरी वैक्सीन्स आर अवेलेबल इन द नियर बाय हॉस्पिटल्स, अगल बगल में बचपन में ही, आजकल तो आंगनवाड़ी जो होता है ना, वहाँ पर भी ये सारे जो वैक्सीन्स होते हैं वो अवेलेबल होते हैं, बच्चों को लगाए जाते हैं। और कह रहा है कि यू माइट हैव सीन द एडवर्टाइजमेंट ऑन द टीवी एंड न्यूज़पेपर रिगार्डिंग प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन अगेंस्ट पोलियो अंडर द पल्स पोलियो, है ना, प्रोग्राम। एक पल्स पोलियो प्रोग्राम सरकार के द्वारा चलाई जाती है, जिसके लिए बहुत सारे प्रचार वर्चार किए जाते हैं टीवी पे, ऐसे भी मार्केट वगैरह में। हमने तो बचपन में बहुत देखा है अपने इधर वो प्रचार, अब वो प्रचार कम देखने को मिलता है। दो बूंद जिंदगी की बोल करके आता था।
बेसिकली इसीलिए चलाया जाता है क्योंकि बचपन में जब हम पोलियो के खुराक को ले लेते हैं तो फिर बड़े होकर के भी ये बीमारी हमें ना होने का बहुत जो है चांस होता है कि नहीं होगा। तो आज अगर भारत के अंदर देखा जाए तो भारत में सच में पोलियो का केस बहुत कम हो गया है। ये पोलियो दवाई के खिलाने की वजह से ऐसा हो पाया है। अब कह रहा है कि पोलियो ड्रॉप्स गिवन टू द चिल्ड्रन आर एक्चुअली अ वैक्सीन। वो जो ड्रॉप खिलाया जाता है, पोलियो ड्रॉप खिलाया जाता है, वो भी एक तरह का वैक्सीन है। तो वैक्सीन इंजेक्ट करा जाएगा ज़रूरी नहीं है, वो खिलाया भी जा सकता है। यहाँ से ये चीज़ पता चलता है। A worldwide campaign against smallpox has finally led to its eradication है ना फ्रॉम मोस्ट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। स्मॉल पॉक्स एक ऐसी बीमारी है जो दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी, बहुत ज़्यादा लोग इससे जो है जूझते थे। बट आज के टाइम पे चूँकि पूरी दुनिया में इसके वैक्सीन को बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार करके लोगों को लगवाया गया और आज पूरी दुनिया के अंदर इस केस को बहुत ज़्यादा सिमटते हुए लिमिटेशन में देखने को मिलता है। वर्ल्ड अच्छा ये हो गया क्या, दिस डेज वैक्सीन्स आर मेड ऑन लार्ज स्केल फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू प्रोटेक्ट ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स फ्रॉम सेवरल डिजीज़। आज के टाइम पे बड़े नंबर्स पे बहुत लार्ज स्केल पे वैक्सीन्स बनाए जाते हैं और बीमारियों से बचाया जाता है इंसानों को और जानवरों को। अब है एक और माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बहुत इंपॉर्टेंट काम, वो है इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। अभी तक हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के फ़ायदे ही पढ़ रहे हैं। कह रहा है कि सम बैक्टीरिया जैसे कि आर एबल टू फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू इनरिच सॉइल विथ नाइट्रोजन एंड इंक्रीज इट्स फर्टिलिटी। कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रोजन जो कि एयर में 78% है उसको सॉइल में नाइट्रोजन फिक्सिंग कर सकते हैं। अब ये क्या है एक्चुअली मैं आपको नीचे बताऊंगा, अभी आएगा टॉपिक, तो आप सब्र करो। कह रहा है क्या, इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प करते हैं। दीज माइक्रोब्स आर कॉमनली कॉल्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर। यानी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग करके ज़मीन में ले जाते हैं, इसको बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर कहते हैं। और ये बहुत काम है, सॉइल फर्टिलिटी में बहुत बड़ा इसका रोल है। अभी हम लोग नीचे ये टॉपिक अलग से आएगा तो हम वहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। बस अभी इतना समझ लो कि माइक्रोब्स नाइट्रोजन फिक्सिंग भी करते हैं जो सॉइल की फर्टिलिटी को, सॉइल के पावर को, मिट्टी के ताकत को बढ़ाता है। कह रहा है क्या, द नाइट्रोजन फिक्सिंग है ना, साइनोबैक्टीरिया नाम याद रखिए क्या, साइनोबैक्टीरिया जिसको हम लोग ब्लू ग्रीन अलगी भी बोलते हैं, ये नाइट्रोजन फिक्सिंग का काम करता है। और उसका फोटो आपको यहाँ पर दिखाया गया कि ये साइनोबैक्टीरिया का ही फोटो है दोनों में, ठीक है। चलिए, नाइट्रोजन फिक्सिंग का काम कौन करता है, तो साइनोबैक्टीरिया करता है, जिसको हम लोग ब्लू ग्रीन अलगी भी बोल सकते हैं। ऊपर आपको फोटो दिया हुआ है। अब हमारे पास एक और इम्पोर्टेंट काम, वह है क्लीनिंग ऑफ द इन्वायरमेंट। माइक्रोब्स क्या करते हैं, इन्वायरमेंट क्लीन करते हैं। हमने ऊपर भी डिस्कस करा था। कह रहा है कि बूझो एंड पहले हैड ऑब्जर्व दैट स्कूल गार्डनर मेकिंग मैन्योर अलॉन्ग विद देयर फ्रेंड्स। जाहिर सी बात है, स्कूल के जो गार्डनर हैं वो क्या बना रहे हैं, खाद बना रहे हैं। किससे सर, गंदगी से। दे कलेक्टेड वेस्ट ऑफ प्लांट्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स फ्रॉम द नियर बाय हाउसेज एंड गार्डन्स। वो अगल बगल से केला वगैरह का छिलका, अरे केला ही मतलब कोई फल वल या सड़ा गला और पत्ता वत्ता लेकर के ऐसा कर रहे हैं कि दे पुट देम इन अ पिट मीट है ना फॉर वेस्ट डिस्पोजल। वो क्या कर रहे हैं, एक गड्ढे में सारे सड़ने वाली चीज़ों को डाल रहे हैं। आफ्टर सम टाइम इट डिकम्पोज एंड गॉट कन्वर्टेड इनटू द मैन्योर। कुछ टाइम के बाद वो सड़ जाता है, 3-4 हफ्ते लगते हैं, सड़ जाता है और सड़ने के बाद वो खाद बन जाता है। कह रहे कि बूझो एंड पहले वांटेड टू नो हाउ इट हैड हैपेंड, ये कैसे हुआ। तो इसके लिए यहाँ पर एक एक्टिविटी दी गई है। इस एक्टिविटी में आप लोग क्या करना है कि ए और बी दो आपको बर्तन लेने हैं, इसमें आधा मिट्टी डाल लेना है, ठीक है। और मिट्टी डालने के बाद इसमें आपको एक में ऐसा कचरा डालना है जो सड़ सकता हो। इसके लिए आप कह सकते हो जैसे कि छिलका हो गया, केले वाले का छिलका या सब्जी वब्जी का छिलका हो गया, आप वो डाल सकते हो। कोई भी सब्ज़ी या वो सब चीज़ आप डाल सकते हो। उसके अलावा एक वाले में आपको आधा मिट्टी ले करके उसमें प्लास्टिक है ना, कांच का टुकड़ा, आप ये सब डाल सकते हो, ठीक है। इस तरीके से आप 2 बना लोगे। फिर ऊपर से थोड़ा मिट्टी डाल देना, उसके बाद इसमें भी डाल देना और इसको छोड़ देना। अब उसके बाद 3-4 हफ्ते के बाद वापस से दोनों को ऑब्जर्व करना। भाई इस वाले में आप देखोगे कि चीज़ें सड़ गई हैं, ख़त्म हो गई हैं, मिट्टी में मिल गई हैं। बट इस वाले में जो आपने कांच प्लास्टिक डाल रखा था वो आपको वैसे के वैसे है। इससे पता चलता है कि कुछ चीज़ें सड़ती हैं और कुछ चीज़ें नहीं सड़ती हैं। जो चीज़ें सड़ती हैं बच्चों, उसको आपने अलग से डिस्पोज करना होता है। उससे आप क्या बना सकते हो, खाद बना सकते हो। और जो चीज़ें नहीं सड़ती उसको अलग से हम लोग को फेंकना चाहिए, क्योंकि वो इन्वायरमेंट को गंदा करता है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर कह रहा है कि डू यू फाइंड एनी डिफरेंसेस इन द कंटेंट ऑफ 2 पॉटर्स। ऑफ कोर्स डिफरेंस तो है ही। इफ़ सो व्हाट इज़ द डिफरेंस, क्या है, एक में सड़ने वाला है, एक में खाद बन चुका है, वो जो आपने वेस्ट डाला था वो वेस्ट ख़त्म हो चुका है, जबकि दूसरे में वेस्ट वैसे के वैसे है। यू विल फाइंड दैट द प्लांट वेस्ट इन अ पॉट ए हैज़ बीन डिकम्पोज, जो कि सड़ गया है। हाउ डिड दिस हैपन, ये कैसे हुआ। तो जवाब है कि उस
सड़ने वाली चीज़ों को माइक्रोब्स ने सड़ा है। किसने? माइक्रोब्स ने, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने क्या कर दिया, केचुआ भी इसमें हेल्प करता है, वो चीज़ों को सड़ा दिया। अब कह रहा है कि दी प्लांट्स वेस्ट हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू मैन्योर बाय एक्शन ऑफ माइक्रोब्स। किसके हेल्प से? माइक्रोब के हेल्प से ये चीज़ खत्म हुआ है। द न्यूट्रिएंट्स जो कि उसमें थे, अब जाहिर सी बात है चाहे वो सब्जी का छिलका या उसमें न्यूट्रिएंट्स तो होंगे, वो सब के सब माइक्रोब्स ने सड़ा करके उसको मिट्टी में मिला दिए। कह रहा है कि रिलीज्ड इन द प्रोसेस कैन बी यूज्ड द प्लांट्स अगेन। अब वो जो मिट्टी में आपके माइक्रोब्स ने जो आपके सड़ने वाले चीज़ों को इसमें मिला दिया, अब इसका आप यूज़ कर सकते हो एज अ मैन्योर। इसको अगर आप कहीं पे डालोगे तो प्लांट दोबारा से इसको यूज़ कर सकता है, जड़ के द्वारा ले करके फिर इसका यूज़ कर सकता है, जो मैन्योर खाद में कन्वर्ट हुआ है। क्या जो सॉरी मैन्योर खाद में कन्वर्ट, देखिए जो आपका छिलका उलका। डिड यू नोटिस दैट पॉट बी द पॉलीथीन बैग्स, एम्प्टी ग्लासेस, बॉटल्स एंड ब्रोकन टॉयज पार्ट्स डिडंट अंडरगो, है ना, एनी सच चेंजेस? यस ऑफ कोर्स दीज माइक्रोब्स कुड नॉट एक्ट। इसमें माइक्रोब काम नहीं करेगा, वो प्लास्टिक को, शीशा को नहीं सड़ा सकता है। ऑन देम एंड कन्वर्टेड देम इनटू द मैन्योर, वो उसका खाद नहीं बना सकता है। तो इसका मतलब है कि कुछ ही चीज़ें हैं, जो चीज़ें आपको लगते हैं कि सड़ने वाले हैं, उसको अलग से हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको खाद बना देंगे। कह रहा है कि यू ऑफन सी अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर्स इन द फॉर्म ऑफ डिकेइंग प्लांट्स एंड समटाइम्स डेड एनिमल्स ऑन द ग्राउंड। आप देखे होंगे कि इसका पत्ता उत्ता गिरता है, ठीक है, तो वो ज़मीन पे फैला हुआ रहता है, बहुत सारे जानवर मर जाते हैं, आप अपने अगल बगल में देखते होंगे, वो सब भी ज़मीन पे फैल जाता है, लेकिन वो फिर कुछ टाइम के बाद क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है ना, कुछ टाइम के बाद वो नहीं रहता है। कि यू फाइंड दैट दे डिसअपेयर आफ्टर सम टाइम, वो कुछ टाइम के बाद डिसअपेयर हो जाता है। दिस इज़ बिकॉज द माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज डेड ऑर्गेनिक वेस्ट ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स कन्वर्टिंग देम इनटू दी सिंपल सबस्टांसेस। ये इसलिए हुआ है क्योंकि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसने क्या करा, उन चीज़ों को तोड़ करके, उनको सड़ा करके, उनको सिंपल सबस्टांसेस में कन्वर्ट कर दिया, जो कि मिट्टी एब्जॉर्ब कर सकता है, चूस सकता है। कह रहा है कि दीज सबस्टांसेस आर अगेन यूज्ड बाय द अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब क्या होगा कि वो जो मिट्टी है जिसमें ये मिल चुका है, वहाँ से पेड़ पौधे वापस से अपने जड़ के ज़रिए से वो चीज़ें लेंगे और उसका दोबारा यूज़ करेंगे। Thus, microorganism can be used to degrade the harmful and है ना smelly substances and therefore thereby clean up द इन्वायरमेंट। इस तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, चीज़ों को सड़ा करके, जो गंदगी है, जो स्मेल करता है, उन सब चीज़ों को ख़त्म करके उनको वापस से मिट्टी मिला करके, मिट्टी को वापस से वो ताकत जो मिट्टी से लिया गया था पहले कभी, उसको वापस भी देता है और साथ ही साथ हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन भी करता है। यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हम लोग क्या पढ़ लिए, यहाँ तक जो उसके पॉजिटिव साइड से जो हमारा फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म था वहाँ तक हमने पढ़ लिया। कैसे ये अल्कोहल बनाने में यूज़ हुआ, कैसे ये केक ब्रेड बनाने में यूज़ हुआ, है ना, और कैसे ये अचार एंटीबायोटिक्स बनाने में यूज़ हुआ, कैसे ये एनवायरनमेंट क्लीनिंग करने में यूज़ हुआ, कैसे ये सॉइल फर्टिलिटी के यूज़ हुआ। अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, जो हमारे फो हैं, जो हमारे दुश्मन हैं, ठीक है। कह रहा है कि हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यहाँ पर कह रहा है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर हार्मफुल इन मेनी वेज। बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो हमारे लिए क्या है, बहुत नुकसानदायक है बच्चों। कह रहा है कि सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म काउज डिजीज इन है ना ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स, सच डिजीज काउजिंग, है ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड क्या, पैथोजेंस। क्या कहा जाता है कि भाई बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो ह्यूमंस में, एनिमल्स में, प्लांट्स में बीमारियाँ लाते हैं बच्चों, बीमार कर देते हैं। और कह रहा है कि ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या कहा जाता है, पैथोजेंस कहा जाता है। जो फो होते हैं, जो हमारे दुश्मन होते हैं, ऐसे माइक्रोब्स का हम लोग पैथोजेंस कहेंगे। तो ये वर्ड याद रखेंगे, पैथोजेंस आर दोज माइक्रोब्स, है ना, विच आर हार्मफुल टू अस, विच कैन काउज सम डिजीज। कह रहा है क्या कि सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल फूड, है ना, क्लोथिंग एंड लेदर, लेट अस स्टडी मोर अबाउट द हार्मफुल। अब क्या कह रहा है कि कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो खानों को ख़राब कर देते हैं। जो खाना आप बनाते हैं, क्या वो खाना ख़राब करने के लिए बनाते हैं? नहीं, लेकिन उसको आप रख देते हैं, 24 घंटे के अंदर वो ख़राब हो जाता है। कुल मिलाकर के बात यह है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने उसको ख़राब करा, तो आपके लिए नुकसान हुआ कि नहीं हुआ। उसके अलावा अगर आप लेदर की चीज़ें, चाहे वो बेल्ट हो या जैकेट हो या जूता हो, अगर आप उसको खासकर बरसात के मौसम में बाहर रख दीजिए, उस पर फंगस लग जाएगा, वो ख़राब कर देगा उसको। तो ये उसके क्या है सर, एक दूसरा साइड है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, जो हमारे लिए क्या है सर, ख़तरनाक है, हार्मफुल है। अब यहाँ पर कह रहा है इसके बाद कि डिजीज़ काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमंस, हम इन ह्यूमंस में
कौन कौन सी बीमारियां होती हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, इसके बारे में यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे। कह रहा है कि पैथोजेंस इंटर्स आवर बॉडी थ्रू द एयर वी ब्रीथ, द वाटर वी ड्रिंक और द फूड वी ईट। ये जो पैथोजेंस हैं जो कि हार्मफुल माइक्रोब्स हैं, ये हमारे शरीर के अंदर इंटर करते हैं कई तरीके से। जैसे कि एक तरीका दिया है कि ये हमारे एयर से, नाक से होते हुए जा सकता है हमारी बॉडी के अंदर, हमारे खाने के ज़रिए से जा सकता है ना। उसके अलावा कह रहे हैं जो हम पानी वानी पीते हैं, कोई और चीज़ पीते हैं, उसके ज़रिए से ये हमारे शरीर में इंटर कर जाता है। दे कैन आल्सो गेट ट्रांसमिटेड बाय द डायरेक्शन, है ना, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ एन इन्फेक्टेड पर्सन और कैरिड बाय एन एनिमल्स, है ना। अब क्या कह रहा है कि जो इन्फेक्टेड है, जिसको पहले से ही ये बैक्टीरिया ने इन्फेक्ट कर रखा हुआ है, पकड़ा हुआ है, उसके कॉन्टैक्ट की वजह से भी कई दफ़ा ये हम तक आता है। यानी हम खाना, पानी, हवा के ज़रिए से तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी के अंदर इंटर कर ही सकते हैं, जो खासकर यहाँ पर बात हो रही है पैथोजेंस के बारे में, है ना, जो हार्मफुल है उसके बारे में। उसके अलावा कोई इंसान है या जानवर है जो किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से बीमार है, तो उनसे डायरेक्ट अगर कोई कॉन्टैक्ट होगा हमारा, तो उससे भी क्या हो सकता है, हमको ये फैल सकता है। अब यहाँ पर एक चीज़ लिखी गई है, क्या, माइक्रोबियल डिजीज दैट कैन बी स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन थ्रू एयर, वाटर, फूड और फिजिकल कॉन्टैक्ट आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज़। अब ऐसी बीमारियाँ, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, ऐसी बीमारियाँ जो किसी इंसान के ज़रिए से, किसी जानवर के ज़रिए से, हवा पानी के ज़रिए से, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से किसी दूसरे तक फैल सकता है। भाई सारी बीमारियाँ नहीं फैलती, कैंसर नहीं फैलता, हमको कैंसर हुआ, मेरे साथ उठता बैठता इंसान नहीं, उसको नहीं हो जाएगा। तो बहुत सारी बीमारियाँ जो नहीं फैलती है, बहुत सारी बीमारियाँ जो फैल जाती हैं। तो जो फैल जाती हैं किसी कॉन्टैक्ट की वजह से, उसको हम लोग कहते हैं कम्युनिकेबल डिजीज़। एग्जाम्पल ले लीजिए ऐसे डिजीज़ का, जैसे कोलेरा हो गया, सर्दी खांसी वगैरह हो गया, कॉमन कोल्ड जिसको कहते हैं, उसके अलावा चिकन पॉक्स हो गया, ट्यूबरक्लोसिस हो गया, यानी टीबी। ये सब क्या हो सकता है, सिर्फ फैल सकता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक, उसके कॉन्टैक्ट से, हवा पानी खाना वगैरह के ज़रिए से। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक बात समझ में आ रही है? चलिए अब यहाँ पर उससे आगे कह रहा है कि व्हेन अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम कॉमन कोल्ड स्नीज फाइंड ड्रॉपलेट्स ऑफ मॉइस्चर कैरिंग थाउजेंड्स ऑफ वायरसेस आर स्प्रेड इन द एयर। अब कोई इंसान को सर्दी हो रखी है, वो छींकता है, स्नीज करता है, तो उसके स्नीजिंग के ज़रिए से जो ड्रॉपलेट्स उसके नाक से निकलते हैं, उसमें हज़ारों जो छोटे छोटे माइक्रोब्स है, बैक्टीरियाज़ हैं, जो हार्मफुल बैक्टीरियाज़ है, जो बीमारी लेके रखा है, वो क्या होते हैं, हवा में मिल जाते हैं। अब कह रहा है कि द वायरस मे इंटर द बॉडी ऑफ अ हेल्दी पर्सन वाइल ब्रीदिंग एंड काउज इन्फेक्शन। अब कोई दूसरा पर्सन जब क्या करेगा सर, सांस लेगा, तो वो जो हवा में फैल चुका है वो क्या हो जाएगा, उसके बॉडी के अंदर इंटर कर जाएगा, और उसको भी क्या हो जाएगा सर, वो बीमारी इन्फेक्ट कर सकती है, उसको भी बीमारी हो सकती है। इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है, बूझो जो है दिमाग लगा रहा है कि देन हाउ डू यू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेज। आखिर इसको रोकेंगे कैसे? यहाँ पर पहले कह रहे हैं कि वी शुड कीप अ हैंडकरचीफ ऑन द नोज एंड माउथ वाइल स्नीजिंग। जब आप छींकते हो तो नाक मुंह पे आपको क्या रखना चाहिए, हैंडकरचीफ यानी रुमाल रखना चाहिए। इट इज़ बेटर टू कीप अ डिस्टेंस फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन, और जो इन्फेक्टेड पर्सन है उससे थोड़ी दूरी भी बनाए रखनी चाहिए, ठीक है, ताकि ये आपको डायरेक्ट ना फैले। देयर आर सम इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स विच एक्ट एज, है ना, कैरियर्स ऑफ डिजीज काउजिंग माइक्रोब्स। अब कुछ ऐसे जानवर हैं, कुछ ऐसे कीड़े मकोड़े हैं जो क्या करते हैं, कैरियर्स हैं, मतलब वो ढोने का काम करते हैं, कुछ बीमारियों को लेकर के यहाँ से वहाँ जाते हैं। जैसे कि एक है हाउस फ्लाई यानी मक्खी, वन सच कैरियर, ये भी है। उसके अलावा कह रहा है कि द फ्लाई सिट ऑन द गार्बेज, है ना, एनिमल एक्सक्रेटा, है ना, गंदगी में बैठते हैं मक्खियाँ, और जो पैथोजेंस हैं यानी जो हार्मफुल माइक्रोब्स हैं वो स्टिक हो जाते हैं, सट जाती हैं उनके बॉडी में या पैर में। व्हेन दिस फ्लाइज सिट ऑन अनकवर्ड फूड दे मे ट्रांसफर दी पैथोजेंस, है ना, वह पैथोजेंस। हाउएवर whoever eats the contaminated food is likely to get sick likely to get। भाई क्या क्या मैं कर रहा हूँ यहाँ पर, रुको मुझे थोड़ा सा, हाँ तो मैं ये कह रहा था भाई, सीधी सी बात है कि जो किसी फ्लाइज वगैरह, मक्खियाँ वगैरह है, हाउस फ्लाई है, वो क्या होगा, बैठेंगे किसी गंदगी पे, वहाँ से वो अपने साथ चिपका लेंगे किसको, पैथोजेंस को, जो कि क्या है सर, हार्मफुल माइक्रोब्स हैं, बीमारियाँ हैं। अब वो लेके आएंगे किसी खाने में बैठेंगे, जो खुले हुए खाना है, मक्खियाँ तो बैठती हैं, अब वहाँ पे वो उनके बॉडी से उस खाने में वो जाएगा, सड़ जाएगा हो सकता है, और जो वो खाना खाएगा उसको भी इन्फेक्शन हो सकता है, वो बीमारी ऐसी भी आ जाए। कह रहा है कि सो इट इज़ एडवाइजेबल ऑलवेज कीप फूड कवर्ड, इसीलिए हमेशा खाने को ढक के रखना चाहिए। अबाउट, अबे यार, कंज्यूमिंग अनकवर्ड आइटम्स ऑफ फूड, जो खाना ढका हुआ नहीं रहता उसको आप नहीं खाइए, यही कहा जाता है। अनदर एग्जाम्पल ऑफ कैरियर इज़ द फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। जिस तरीके से मक्खी ट्रांसफ़र करता है, उनमें से आपने देखा कैसे ट्रांसफ़र हो रहा था, वैसे ही एक मच्छर है जिसका नाम क्या है, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। ये मच्छर है, ये मच्छर भी क्या करता है सर, ऐसी बीमारी फैलाता है। कह रहा है कि विच कैरीज द पैरासाइट्स ऑफ मलेरिया,
है ना, जिसको आप प्लाज्मोडियम भी कह सकते हैं। प्लाज्मोडियम यानी मलेरिया का जो पैरासाइट है, प्लाज्मोडियम मलेरिया का ही पैरासाइट है, इससे बीमारी होती है। कौन सी बीमारी? मलेरिया। और ये बीमारी फैलाने में कौन हेल्प करता है सर? फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो हेल्प करता है। एग्जाम में क्वेश्चन कई तरीके से पूछे जा सकते हैं, है ना, कि मलेरिया किसके कारण हो सकता है, तो आप कह सकते हैं पैरासाइट, जैसे कि प्लाज्मोडियम से होता है। कौन फैलाता है? तो एनोफिलीज मॉस्किटो फैलाता है। एनोफिलीज मॉस्किटो से कौन सी बीमारी फैलती है? तो मलेरिया फैलता है। तो इस तरीके से आप इसको याद रखेंगे। अगला है कि फीमेल एडेस मॉस्किटो, ये भी एक तरह का मच्छर है, ये दूसरे काइंड का है। ये क्या करता है? एक्ट्स द कैरियर ऑफ डेंगी। ये डेंगी फैलाता है भाई, डेंगू फैलाता है, जिसको डेंगू या डेंगी जो बोलो आप, यहाँ पर डेंगू हिंदी में और यहाँ पर डेंगी। ये डेंगू वायरस को फैलाता है बच्चों, ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि एडिस मॉस्किटो क्या फैलाता है? तो डेंगू वायरस फैलाता है, जिससे कि डेंगू होता है। हाउ कैन वी कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ मलेरिया और डेंगू? आप कैसे इस मलेरिया और डेंगू को होने से बचा सकते हैं? तो जवाब है, चूंकि ये मच्छर से फैलता है, तो अगर मच्छर से हम बचें तो ये बीमारी से भी हम बचेंगे। मच्छर से बचने के क्या तरीके हैं? जैसे कि आप मच्छरदानी लगा के सोया करें, जैसे कि मच्छर को अपने आसपास पनपने से जो है रोकें। यहाँ पे लिखा है कि फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, ये फोटो भी दिया हुआ है। व्हाई डज दिस टीचर, पहली कह रही है कि कीप टेलिंग अस नॉट टू लेट वाटर कलेक्ट एनीवेयर इन द नेबरहुड। हमें टीचर क्यों बोलते हैं कि अपने आसपास पानी जमा होने नहीं देना चाहिए? नीचे में जवाब भी दिया है, कह रहा है कि ऑल जो मॉस्किटोज हैं ब्रीड इन वाटर, सभी मच्छर जो है अंडा जो है पानी में ही देते हैं, वहीं पे वो पलते बढ़ते हैं। हैंस वन शुड नॉट लेट वाटर कलेक्ट एनीवेयर इन कूलर हो गया, टायर्स हो गया, फ्लावर पॉट हो गया, कहीं पर भी पानी जमा होने नहीं देना चाहिए, क्योंकि यहीं पर क्या होता है सर, मच्छर ग्रो करते हैं, बढ़ते हैं। बाय कीपिंग द सराउंडिंग्स क्लीन एंड ड्राई वी कैन प्रिवेंट मॉस्किटो फ्रॉम ब्रीडिंग। अगर हम अपने आसपास के माहौल को क्या करेंगे सर, ड्राई रखेंगे, तो मॉस्किटो वहाँ पर नहीं बढ़ेगा और इसके वजह से मॉस्किटो से हम बच पाएंगे। ट्राई टू मेक लिस्ट ऑफ मेजर्स विच हेल्प टू अवॉइड दिस स्प्रेड ऑफ मलेरिया। तो मलेरिया जो है किससे फैलता है? मच्छर से फैलता है। तो मच्छर कैसे फैलता है? तो अगर कहीं पर अगल बगल में पानी जमा रहता है तो वहाँ पे ये फैलता है। इसीलिए अपने आसपास में कहीं पर अगर पानी जमा हुआ है तो वहाँ पर आप केरोसिन तेल यानी मिट्टी तेल डाल दें, है ना, उससे भी मच्छर मर जाएंगे। और जमा होने ना दें पानी को, ऐसी जगह ही ना रखें। उसके अलावा सोते टाइम में मच्छरदानी लगाना चाहिए ताकि मॉस्किटो आपको ना काट सके अगर अगल बगल में कहीं हो रहा है तो। उसके अलावा एक लिस्ट हमको दिया गया बाज़ाब्ता तौर पर, सम कॉमन ह्यूमन डिजीजेज काउज्ड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कुछ खास बीमारियाँ हैं जो बहुत ज़्यादा जो है होते हैं लोगों को, और ये बीमारियाँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होती हैं। कैसे? देखो, ये हमें खतरनाक बीमारियां देती हैं, जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस, टीबी है, बैक्टीरिया से होता है, हवा के जरिए से फैलता है। मीजल्स है, एक तरह का दाना दाना हो जाता है भाई, लाल लाल सा, है ना, ये वायरस के जरिए से फैलता है, एयर से फैलता है, हवा से। चिकन पॉक्स है, बहुत खतरनाक, दाना दाना से इसमें भी काला काला सा हो जाता है, बहुत दिनों तक धब्बा भी रहता है इसका, एकदम से इंसान को कमज़ोर कर देता है। ये भी वायरस से होता है और ये एयर के या कॉन्टैक्ट से ये फैल सकता है। यानी चिकन पॉक्स के कॉन्टैक्ट में अगर आप रहेंगे, किसी व्यक्ति को हो रखा है उसके कॉन्टैक्ट में आप रहेंगे तो वहाँ से भी हो सकता है, हवा के जरिए से भी ये वायरस फैल सकता है। पोलियो है, इसका नाम तो आपने सुना ही होगा, जिससे अपांग हो जाते लोग, पतला हो जाता है शरीर कोई पार्ट, तो ये वायरस के जरिए से होता है। पोलियो वायरस के जरिए से एयर या वाटर के कॉन्टैक्ट से ये फैलता है। इन सब से बचने के लिए आपको करना क्या है कि कीप द पेशेंट्स द कंप्लीट आइसोलेशन। जो पेशेंट है उसको आप थोड़ा अलग रखिए, है ना। कीप द पर्सनल बिलोंगिंग ऑफ द पेशेंट अवे फ्रॉम दोज ऑफ द अदर्स, उसको अपने से थोड़ा सा दूर भी रखिए। उसका क्या, वैक्सीनेशन टू बी गिवन एट द सुटेबल एज, और सही टाइम पे उसको वैक्सीन कर दीजिए ताकि ये बीमारियां बाद में हो ही नहीं। ऐसा भी होता है ना कि वैक्सीनेशन की वजह से क्या बीमारियां कई दफ़ा नहीं हो पाती हैं। अच्छा, एक चीज़ आपको याद रखना है कि अगर जहाँ तक डिस्टेंस बनाने की बात है, ये सिर्फ उसकी जिम्मेदारी नहीं है कि भाई सामने में कोई बीमार हो रखा है उसको दूर करो, बल्कि आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप सामने वाले को बता दो कि ठीक है भैया डिस्टेंस। अब इससे नफरत भी नहीं करनी है कि उसके छीछा भी नहीं करना है। अगर अगल बगल में कोई ऐसे बीमार हो रखा है तो है ना, अरे हट 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 तो बीमारी फैला देगा भाई, इस तरह का, और बीमार हो जाए, कुछ नहीं होता। हम लोग तो भाई साथ में उठते बैठते रहते हैं, बीमार तो मार रहता है कोई भी, हालांकि ये भी एकदम ठीक नहीं है। कोरोना के टाइम में भी हमने कोई दूरी खासा मेंटेन नहीं किया था अगल बगल के दोस्तों से, ठीक है, हम लोग तो साथ में गेम खेल रहे थे। कुल मिलाकर के बात ये है कि थोड़ा सा अपने आप को भी आप जिम्मेदार समझिए, है ना, कि एकदम से आपने दूसरे से नफरत उफरत नहीं करनी, लेकिन बता दीजिए कि देखो भाई हमको हो रखा है, थोड़ा दूर रहा करो, आप डिस्टेंस मेंटेन करो, है ना। साथ में ठीक है आसपास में ये अब कोई भी बीमारी हो गई तो एकदम से उसको समाज से बहिष्कार थोड़ी करना है, ठीक है, समझिए इस चीज़ को थोड़ा सा, ठीक है, लेकिन आपको उसको थोड़ा डिस्टेंस बना के रखना है, एक सही, है ना, इफेक्टिव और सही मैनर में। जैसे कोलेरा एक बीमारी है, बैक्टीरिया से होता है, वाटर से, फूड से फैल सकता है। इस तरीके से टाइफाइड है या हैजा टाइप ही है कोलेरा, ठीक है। उसके अलावा बैक्टीरिया से फैलता है, वाटर। अब कह रहा है कि मेंटेन द पर्सनल हाइजीन एंड गुड
सैनिटरी हैबिट्स, गुड सैनिटरी हैबिट का मतलब सफाई सुथराई का खासा ख्याल रखना है। वैसे भी बीमारी में एक आम सी बात है कि आपको कोई भी बीमारी से बचना है तो खास करके सफाई सुथराई का ख्याल रखना चाहिए। कंज्यूम प्रॉपरली कुक्ड फूड एंड बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर, वैक्सीनेशन भी अगर ज़रूरत हो तो लगाइए। पानी उबाला हुआ पीजिए, साफ़ सुथरा पानी पीजिए, ठीक है, यहाँ पर वही कहा जा रहा है। उसके अलावा खाना अच्छे से जो है पका हुआ खाइए। उसके अलावा कह रहे हैं हेपेटाइटिस ए, जिसकी वजह से भी कई दफ़ा प्रॉब्लम्स आते हैं। हेपेटाइटिस बी एक बीमारी होती है जिससे कि हार्ट में प्रॉब्लम आते हैं और आदमी को मौत हो सकती है जल्दी से। मैंने उसका वैक्सीन लिया था बचपन में। हेपेटाइटिस ए भी इसी तरीके से बुखार उखार आ जाता है, कमज़ोर हो जाता है इंसान इसमें। ये वायरस की वजह से होता है और वाटर से फैलता है। आपने हमेशा क्या करना है, अच्छे पानी, साफ़ सुथरा पानी पीने हैं, जैसे कि ड्रिंकिंग, बॉइलिंग वाटर बोला है। उसके अलावा वैक्सीनेशन भी काम करता है। बचपन में ही लगा लीजिए वैक्सीन, तो आपको हो सकता है कि बाद में इस तरह की प्रॉब्लम ना हो। इस तरह से मलेरिया है जो कि प्रोटोजोआ से फैलता है, ये मच्छर के ज़रिए से फैलता है, हमने ऊपर भी देखा। तो वही है कि मस्कीटो नेट इस्तेमाल करना है, मच्छरदानी इस्तेमाल करना है ना, रिपेलेंट्स। उसके अलावा स्प्रे करना है, जैसे कि आप जानते होंगे शहर बाज़ार में सरकार की तरफ से भी स्प्रे किया जाता है ना, उसको कंट्रोल करने के लिए। और उसके अलावा अगल बगल में कोई अगर खड्डा उड्डा हो तो वहाँ पर भी उसको पानी जमा होने से बचना है ताकि मस्कीटो ग्रो ना कर सके। अब यहाँ पर कह रहा है कि सम कॉमन डिजीज, जो ऊपर आपने अभी देखा, इफेक्टिंग ह्यूमंस, देयर मोड ऑफ ट्रांसमिशन एंड फ्यू जनरल मेथड्स टू प्रिवेंटेशन आर शोन इन टेबल 2.1। ये जो टेबल अभी आपको ऊपर दिया गया था, इसमें सब कुछ दिया हुआ था, कुछ कॉमन बीमारियां होने वाले कारण। अब एग्जाम में डायरेक्ट इससे क्वेश्चन बनते हैं, तो टेबल आपको याद कर लेना अच्छे से। कौन बीमारी वायरस से, कौन बीमारी बैक्टीरिया से होती है, कैसे फैलता है, तो ये आप अच्छे से याद कर लेंगे। कौन वायरस से हो रहा है, कौन बीमारी से, बैक्टीरिया से हो रहा है, ठीक है, कौन प्रोटोजोआ से हो रहा है। एग्जाम में अक्सर इसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब कह रहा है डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एनिमल्स, ठीक है, इंसान के अलावा जानवरों में भी ये बीमारियां होती हैं। कह रहा है कि सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर नॉट ओनली कॉज डिजीज इन ह्यूमंस एंड प्लांट्स, सिर्फ इंसान या पेड़ पौधे में नहीं बल्कि बाकी जानवरों में भी होता है। जैसे यहाँ पर लिखा है इन अदर एनिमल्स, फॉर एग्जांपल एंथ्रेक्स बोल करके एक बीमारी होती है जो कि बहुत डेंजरस होता है, ह्यूमन में भी हो सकता है और कैटल मतलब पालतू जानवर में भी होता है। ये बीमारियां भाई इंसान को मरवा भी सकती हैं। कह रहा है कि डिजीज कास्ड बाय बैक्टीरियम, एक बैक्टीरिया की वजह से एंथ्रेक्स होता है। और कह रहा है कि कुछ फूट एंड माउथ डिजीज़ जो होते हैं जानवरों में, वो भी वायरस की वजह से होता है। खूर वगैरह में कुछ बीमारियां हो जाती हैं, मुंह में कुछ बीमारियां हो जाती हैं, किसको, जानवरों को, पालतू जानवरों को, खास करके जो हमारे आसपास रहते हैं, वो भी बैक्टीरिया की वजह से होता है। हमको इलाज करना पड़ता है, तो उसके भी सफाई सुथरा ख्याल रखें खाने पीने के लिए चीज़ों का। डिजीज काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन प्लांट्स, पेड़ पौधे में भी क्या होते हैं सर, कुछ बीमारियां होती हैं, किसकी वजह से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से। लिखा है कि सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म काउज डिजीज इन प्लांट्स लाइक वीट, राइस, पोटैटो, शुगर कैन, ऑरेंज, एप्पल एंड अदर्स। बहुत सारे फल में, सब्जी में, है ना, अनाज में क्या होते हैं सर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से बहुत सारे बीमार होते हैं, बीमार पड़ते हैं, जाहिर सी बात है। पत्ते वत्ते में उसका असर दिख जाता है, फल में असर दिख जाता है। कह रहे हैं कि द डिजीज रिड्यूस द यील्ड ऑफ क्रॉप्स, उससे क्या होते हैं कि जो क्रॉप्स है उसका उपजाऊ जो है कम हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। अब टेबल नीचे कुछ दिया हुआ है, कुछ ऐसे डिजीज़ के बारे में, है ना, नीचे एक टेबल में दिया गया है, उसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ कॉमन डिजीज़ के बारे में यहाँ पर लिखा है। कह रहा है क्या, प्लांट्स में, है ना, सिट्रस कैंकर, ये एक बीमारी है जो बैक्टीरिया की वजह से होता है और हवा से फैलता है। उसके अलावा कि रस्ट ऑफ व्हीट, गेहूँ में भी ऐसा काला काला सा हो जाता है, तो वो भी किससे होता है, फंगस से होता है। और एयर और सीड, बीज से भी फैल सकता है कि बीज में ही कोई बीमारी थी, वहीं से वो बीमारी आगे बढ़ गया। और हवा से भी फैल सकता है ना, अगल बगल एक खेत में हुआ, अगल बगल के खेत में हो सकता है। येलो वेन मोस, है ना, मोज़ेक ऑफ भिंडी, ओकरा, है ना, ओकरा में भी ऐसा होता है बच्चों, क्या, वायरस की वजह से एक बीमारी होती है और ये कीड़ा मकोड़ा से फैलता है, ठीक है। तो कई सारी बीमारियां हैं जो अलग अलग खेत में अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होता है और इसका स्प्रे करना पड़ता है। अगर आप खेती पाती में रिलेटेड हैं, इनके बीमारियों को समझना है, तो आप जनरली क्या करोगे सर, जब भी देखोगे आप रोज़ विज़िट करो अपने गार्डन में, अपने खेत में। आप जनरली देखते हो कि कैसे अच्छा हो रहा है, पत्ता वत्ता देखो, क्या कोई कीड़ा मकोड़ा खा रहा है क्या, उसको जो कलर वलर है उसको ऑब्ज़र्व करो, कुछ नई चीज़ें, एक्स्ट्रा चीज़ें, उसका कलर तो वैसा चेंज नहीं हो रहा है। ग्रोथ को ऑब्ज़र्व करो, अगर उसमें कुछ इन्फेक्शंस लग रहा है तो आप कॉन्टैक्ट करो और दवाई लेकर के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ख़त्म करो। यूज़ ऑफ, है ना, सर्टन केमिकल विच किल्स द माइक्रोब्स। और उसके बाद क्या होता है, कुछ ऐसे केमिकल्स भी हैं जो माइक्रोब्स को मार सकते हैं, किसान यूज़ भी करते हैं टाइम पे। कह रहा फूड पॉइजनिंग, अब एक टॉपिक है कि खाना कैसे ख़राब होता है। फूड पॉइजनिंग मतलब खाना ख़राब हो जाना, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहा है कि बूझो वाज इन्वाइटेड बाय हिज फ्रेंड टू अ पार्टी एंड ही एट वेराइटी ऑफ, है ना, फूड स्टफ्स। बूझो को जो है ना एक पार्टी में इन्वाइट किया गया था और उसने बहुत सारे वेराइटीज़ ऑफ खाना खाए, ठीक, पार्टी में। ऑन रीचिंग होम ही स्टार्टेड वॉमिटिंग एंड हैड टू टेकन टू अ हॉस्पिटल। अब क्या कह रहा है, क्या
कि आखिर घर आने के बाद उसको उल्टी होने लगी और उसको हॉस्पिटल ले गया गया। द डॉक्टर सेड दैट दिस कंडीशन कुड बी ड्यू टू द फूड पॉइजनिंग। और डॉक्टर ने बताया कि भैया ये कंडीशन फूड पॉइजनिंग की वजह से हुआ है। अब बूझो कि दिमाग में आ गया फूड पॉइजनिंग कैसे हो सकता है। पहले कह रहे कि हाउ फूड कैन बिकम पॉइजन, खाना कैसे जहर बन गया भैया। ठीक है, पार्टी में गया था, कितना टेस्टी फूड खाया था, वो जहर कैसे बन गया। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखते हैं इसके बारे में लिखा हुआ है। कह रहा है कि फूड पॉइजनिंग कुड बी ड्यू टू द कंजम्पशन ऑफ फूड स्पॉइल्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर खाने में आपके मिल जाते हैं या ग्रो हो जाते हैं तो उसके वजह से वो खाना ख़राब हो जाता है, और वो खाना अगर आप खाते हो तो आपको जो बीमारी होती है उसको फूड पॉइजनिंग बोलते हैं। और जो वॉमिटिंग है, जो उल्टी है, वो होता भी इसी वजह से है। अगर आपके बॉडी में, स्टोमक में कुछ ऐसी चीज़ें इंटर कर जाती है जो आपका बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर पाता है कि भैया ये तो हमारे काम का नहीं, ये क्यों आ गया। ठीक है, तो आपके ब्रेन को एक मैसेज जाता है कि कुछ गड़बड़ हो गया भैया, पेट में देखो। फिर उसको वापस से, हाँ ना, हमारा पेट एक सिस्टम बनाता है कि इसको बाहर निकालो, तो फिर इस तरीके से वॉमिटिंग होती है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट ग्रो ऑन आवर फूड समटाइम्स प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंसेस। टॉक्सिक मतलब इरिटेट करने वाला, ख़राब चीज़ें। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर हमारे खाने में कभी कभी ऐसे ऐसी चीज़ें बना देती हैं जो हमारे बॉडी को बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। कह रहा है कि दीज, है ना, दिस मेक्स द फूड पॉइजनस, है ना, और उससे वो खाना पॉइजनस, जहरीला हो जाता है। काउजिंग सीरियस इलनेस एंड इवन डेथ। इससे इंसान बीमार तो पड़ ही सकता है और मर भी सकता है, कह रहा है। तो फूड पॉइजनिंग से बचना बहुत ज़रूरी है, ख़राब खाना नहीं खाना है। कह रहा है कि सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी प्रिजर्व फूड टू प्रिवेंट एंड फ्रॉम बीइंग स्पॉइल्ड। इसीलिए ज़रूरी है कि खाने को बचा के रखें और उसकी हिफाजत करें। खाना को ख़राब होने से बचाने के लिए कुछ मेथड्स हैं जो यहाँ पर हम लोगों को दिया गया है नीचे में, क्योंकि फूड पॉइजनिंग बहुत ख़तरनाक बीमारियाँ कर सकता है। तो अब हमारे पास टॉपिक है फूड प्रिजर्वेशन, कि कैसे हम खाने को प्रिजर्व कर सकते हैं, कैसे हम उसको सेव कर सकते हैं, बचा सकते हैं। इन चैप्टर 1 वी हैव लर्न अबाउट द मेथड्स ऑफ यूज़ ऑफ प्रिजर्व एंड स्टोर फूड ग्रेन्स। अनाज को कैसे सेव करना है, पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा था कि अनाज को सुखा लेते हैं ड्रम्स वगैरह में, है ना, हवा से और कीड़ा मकोड़ा से, पानी से एकदम बचा के रखते हैं। अब यहाँ पर कह रहा है कि हाउ डू वी प्रिजर्व कुक्ड फूड इन होम, एट होम। घर पे जो खाना पका हुआ उसको कैसे बचाना है। ठीक है, वो जो अनाज था उसको बचाने के लिए हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। पका हुआ खाने के बारे में कह रहा है कि यू नो दैट ब्रेड लेफ्ट अनयूज्ड अंडर मॉइस्ट कंडीशन इज अटैक्ड बाय द फंगस। अगर आप ब्रेड छोड़ देते हो, है ना, कहीं पर बाहर में, तो वो फंगस लग जाता है, सफ़ेद सफ़ेद, या अचार पे भी लगता होगा, आपने देखा होगा। ये फंगस की वजह से हो जाता है वो ख़राब। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स स्पॉइल आवर फूड, स्पॉइल्ड फूड, है ना, एमिट्स बैड स्मेल एंड हैज़ अ बैड टेस्ट एंड चेंज कलर। क्या कह रहा है, जो खाना ख़राब हो चुका है उसका टेस्ट भी ख़राब हो जाता है। आप सूंघेंगे तो उसका टेस्ट भी ख़राब होता है, उसका कलर भी चेंज हो सकता है, उसमें स्मेल भी आता है। कह रहा है कि इट इज स्पॉइलिंग फूड इज़ अ केमिकल रिएक्शन। आपसे एक सवाल पूछा गया है, क्या जो खाना ख़राब होता है, स्पॉइल होता है, क्या वो एक केमिकल रिएक्शन है। जवाब है यस। जैसे हम जानते हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है बच्चों, किसी एक चीज़ से कोई नई चीज़ बनना केमिकल रिएक्शन होता है। दूध का दही बन जाना केमिकल रिएक्शन है, क्योंकि दूध अलग चीज़ है और दही नई चीज़ है। तो खाने का ख़राब होना भी केमिकल रिएक्शन है। तो खाना एक अलग चीज़ है और ख़राब खाना एक अलग ही चीज़ है। तो हम अगर ख़राब खाना ये सोच खा लेंगे चलो कुछ तो फ़ायदा होगा, नहीं होगा आपके बॉडी को खाना, वो खाना वो रहा ही नहीं जो सोच के आप खा रहे हो, तो वो एक केमिकल चेंज है। यस। कह रहा पहले है ना, अबाउट सम मैंगोज बट शी कुड नॉट ईट देम फॉर अ फ्यू डेज, लेटर शी फाउंड दैट दे वेयर स्पॉइल्ड एंड रोटेन। पहले मैंगोज तो ले आई मार्केट से, अभी सीज़न भी आ गया है ना, वन ऑफ मोस्ट फेवरेट फूड ऑफ मेनी पीपल। और कह रहा है क्या कि वो जो मैंगोज नहीं खा पाए तो वो कुछ दिनों के बाद रोटेन मतलब सड़ गया। बट शी नोज दैट द मैंगोज पिकल हर, है ना, हर ग्रैंड मदर्स मिक्स डज नॉट स्पॉइल फॉर अ लॉन्ग टाइम। शी इज़ कन्फ्यूज। कह रही है कि उसका आम तो सड़ गया लेकिन आम का बना हुआ अचार जो है उसकी दादी जो है बहुत लंबे टाइम रख देती है और वो ख़राब नहीं होता। अब ये कन्फ्यूज हो रही है कि मेरा आम सड़ गया, दादी का अचार क्यों नहीं सड़ रहा भैया। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है कि लेटेस्ट स्टडी द कॉमन मेथड्स ऑफ प्रिजर्विंग द फूड इन आवर होम्स, वी हैव टू सेव इट फ्रॉम द अटैक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कह रहा है क्या कि हमारे घरों पे भी बहुत सारे ऐसे मेथड यूज़ होते हैं फूड को बचाने के लिए, जिससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से क्या किया जा सकता है, फूड को बचाया जा सकता है। चलिए उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। सबसे पहले है केमिकल मेथड। ठीक है, केमिकल मेथड में कह रहा है कि साल्ट एंड एडिबल ऑयल्स आर दी कॉमन केमिकल्स जनरली यूज टू चेक द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, है ना। कह रहा है कि साल्ट और क्या कहा गया, ऑयल, एडिबल ऑयल, तेल या नमक जो होता है, ये खाने को सेव करने के लिए, बचाने के लिए, ख़राब होने से रोकने के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसमें ग्रो नहीं कर सकता, तेल में ग्रो नहीं कर सकता, नमक में ग्रो नहीं कर सकता। देयरफॉर दे आर कॉल्ड प्रिजर्वेटिव्स।
ऐसी चीज़ें जिससे कि खाने को सेव किया जा सकता है उसको प्रिजर्वेटिव्स कहते हैं। जैसे कि तेल हो गया, नमक हो गया, चीनी भी कई दफ़ा यूज़ करते हैं, एसिटिक एसिड जैसे कि विनेगर, सिरका भी इस्तेमाल करते हैं, हम लोग देखेंगे। वी एड साल्ट और एसिड प्रिजर्वेटिव्स टू पिकल्स टू प्रिवेंट्स द अटैक ऑफ माइक्रोब्स। अचार में अच्छा खासा नमक डालते हैं, है कि नहीं है? वो नमक जो होता है माइक्रोब्स को ग्रो होने नहीं देता। उसके अलावा अचार को तेल में डुबा के रखते हैं बच्चों। तेल में क्या हो सकता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं कर सकता है। तो अचार को तेल में डुबा के रखने से क्या हो जाएगा, वो ख़राब नहीं होगा। सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटा बाइसल्फेट, ये भी दो केमिकल हैं जो केमिकली यूज़ होता है इंडस्ट्रीज़ में। कॉमन प्रिजर्वेटिव्स, अब इसका आप अंडरलाइन कर लीजिएगा कि सोडियम बेंजोएट हो गया, साल्ट हो गया, एडिबल ऑयल्स हो गया, है ना, विनेगर हो गया, एसिड्स हो गया, ये सब इस्तेमाल होते हैं कहाँ पर, हमारे खानों को प्रिजर्व करने के लिए। यार है कि दीज आर आल्सो यूज्ड इन जैम्स, है ना, स्क्वैशेस टू चेक देयर स्पॉइलेज। अब क्या कह रहा है, जैम में, जैसे कि आप जैम खाए होंगे, है ना, बहुत सारे ब्रेड वगैरह से, तो जैम में क्या होता है सर, ऐसे सोडियम बेंजोएट वगैरह या मेटा बाइसल्फेट वगैरह जो है डाला जाता है, या सोडियम, है ना, मेटा बाइसल्फेट वगैरह डाला जाता है ना, जिससे क्या होता है वो ख़राब नहीं होता है। इस तरीके से स्क्वैश वगैरह, स्क्वैशेस फल का, है ना, इस टाइप का लाल कलर का फल टाइप का होता है। अगला है सर प्रिजर्वेशन बाय कॉमन साल्ट, नमक से कैसे जो है हम प्रिजर्व करते हैं उसके बारे में कहा जा रहा है कि कॉमन साल्ट हैज़ बीन यूज्ड टू प्रिजर्व मीट एंड फिश फॉर एजेस। पुराने ज़माने से गोश्त को और मछली को, है ना, प्रिजर्व करने के लिए, हिफाजत करने के लिए, लंबे टाइम तक रखने के लिए पुराने ज़माने से जो है नमक का इस्तेमाल करते आए हैं लोग। कह रहे हैं कि मीट एंड फिशेज आर कवर्ड विथ ड्राई साल्ट टू चेक द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। चेक मतलब रोकना। कह रहा है क्या कि मीट को या साल्ट को सुखा करके थोड़ा, है ना, उसको नमक से एकदम पूरा नमक में ही भर के रख देते हैं, पूरा नमक में ही मीट या फिश को, तो वो जो साल्ट में अगर रहेगा ना तो वहाँ पर कोई माइक्रोऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं होगा और वो सड़ेगा नहीं। कह रहा साल्ट इज आल्सो यूज टू प्रिजर्व आमला, रॉ मैंगोज, है ना, टर्मरिन etc। डेड बॉडीज़ में भी नमक डाल के रखते हैं ना, वहाँ पर भी डेड बॉडीज़ भी ख़राब नहीं होता है। उसके अलावा कह रहा है क्या कि जो आमला वगैरह है, कच्चा मैंगो वगैरह है, इमली वगैरह है, उसको भी नमक में ढाँप करके रखते हैं। क्या करने के लिए बच्चों, ख़राब होने से बचाने के लिए, ठीक है, लंबे टाइम तक। उसके अलावा यहाँ पर लिखा है प्रिजर्वेशन बाय शुगर, मैंने कहा ना चीनी से भी हो सकता है, बचा जा सकता है। कह रहा है कि जैम्स, जेली, स्क्वैशेज, इसको जो है शुगर से प्रिजर्व किया जाता है। देखो आप ऐसे समझ लो कि अक्सर बैक्टीरिया वहाँ ग्रो करते हैं जहाँ पर पानी होता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आप आलू का सब्ज़ी बनाओ, आलू का भुजिया बनाओ, आलू के सब्ज़ी में आप पानी डालो, है ना, आलू का भुजिया सूखा सा, अब आप दोनों को रख दो 24 घंटे के लिए। देखना आप गर्मी के मौसम में आप या 10-10 घंटे, या आप रात को रखो और सुबह को चेक करना, फिर 2 घंटे बाद चेक करना, आपका जो सब्ज़ी है जो पानी वाला है वो ख़राब हो जाएगा, लेकिन आपका जो भुजिया है वो देर से ख़राब होगा, क्योंकि उसमें पानी की कमी है। जहाँ पर पानी होता है ना वहाँ पर माइक्रोब्स ज़्यादा ग्रो करते हैं इजीली, तो अगर पानी की कमी होगी तो वहाँ पर माइक्रोब्स ग्रो नहीं करेंगे। जैसे कि शुगर है, अब जहाँ पर पानी की जगह पे शुगर अच्छा खासा होगा वहाँ पर माइक्रोब्स ग्रो नहीं करेंगे, साल्ट अच्छा खासा होगा वहाँ पर माइक्रोब्स ग्रो नहीं करेंगे। शुगर रिड्यूस द मॉइस्चर कंटेंट विच इन, है ना, मॉइस्चर मतलब वही पानी का मात्रा कम कर देता है, विच इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया विच स्पॉइल फूड। तो जो खाना ख़राब करेगा वो बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाता क्योंकि पानी की कमी है। तो जहाँ पर पानी की कमी होगी वहाँ पर बैक्टीरिया कम ग्रो करेगा। कह रहा प्रिजर्वेशन बाय ऑयल, अब हम लोग तेल से कैसे बचाते हैं, या विनेगर मतलब सिरका, खट्टा टाइप की एक चीज़ होती है, एसिड से बनता है। कह रहा है कि यूज़ ऑफ ऑयल एंड विनेगर प्रिवेंट्स स्पॉइलेज ऑफ पिकल्स बिकॉज बैक्टीरिया कैन नॉट लिव इन सच इन्वायरमेंट। ये खट्टा सा होता है और यहाँ पर बैक्टीरिया बिल्कुल भी ग्रो नहीं कर सकता है बच्चों। तो हम लोग देखेंगे चाइनीज अचार वगैरह में क्या होता है, विनेगर डाला हुआ रहता है, सिरका डाला हुआ रहता है, जो पैकेट में अचार मिलता है ना, उसमें वो सिरका में वो खट्टे हुए बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर सकता, वो ख़राब नहीं होगा। हम लोग क्या करते हैं, घरों पे तेल डाल के रखते हैं अचार में, अच्छा खासा तेल में ही डुबा के रखते हैं, जिसकी वजह से हमारे घरों का अचार भी ख़राब नहीं होता। वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फिशेज, मीट्स आर ऑफन प्रिजर्व्ड बाय दिस मेथड। हमारे दोस्त लोग हॉस्टल में मीट लेके आते थे घर से, है ना, अभी बकरीद का टाइम आ गया भाई, तो मीट को थोड़ा सूखा करके उसको तेल में डुबा करके रख देते थे और लेके आते थे हॉस्टल में, 1-1 महीने के बाद भी खाते थे, वो ख़राब नहीं होता था। कह रहा है क्या कि हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट्स, कैसे हम जो है ना ठंडा और गर्म करके भी चीज़ों को सेव कर सकते हैं। यहाँ पर एक लिखा है, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड योर मदर बॉइलिंग मिल्क बिफोर इट स्टोर्ड और यूज्ड। आपकी अम्मी क्या करती होगी, मिल्क को रखने के लिए बॉयल करती होगी। बॉयलिंग किल्स मेनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जब आप बॉयल करते हो, गर्म करते हो, तो उससे बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या हो जाते हैं सर, मर जाते हैं। अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, सिमिलरली वी कीप आवर फूड इन द रेफ्रिजरेटर, लो टेम्परेचर इनहेबिट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, खाने को रेफ्रिजरेटर में भी रखते हैं और बहुत दिनों तक रख सकते हैं। जाहिर सी बात है फ्रिज में रख करके तो आपको पता ही है खाने को ख़राब होने से बचाया जा सकता है ना। बहुत ज़्यादा ठंडे इन्वायरमेंट में क्या होंगे, वो ग्रो नहीं कर पाएंगे।
दूध को जहाँ तक रखने की बात है, अगर आप कच्चा दूध रख दोगे ना बच्चों बाहर तो वो जल्दी ख़राब हो जाएगा, लेकिन अगर आप दूध को उबाल के रखोगे तो उसमें बहुत सारे जो बैक्टीरियाज होते हैं जो कि ख़राब करने वाले होते हैं वो ग्रो नहीं कर पाएंगे और जल्दी आपका दूध ख़राब नहीं होगा। आइए यहाँ पर बूझो कुछ सोच रहा है कि वाई डज द मिल्क दैट कम्स इन पैकेट्स नॉट स्पॉइल, जो पैकेट में आता है वो क्यों ख़राब नहीं होता। माई मदर टोल्ड मी दैट दी मिल्क इज़ पैस्चराइज, क्या पैस्चराइज, व्हाट इज़ पैस्चराइजेशन, ठीक है। कह रहे हैं कि मेरे हमें बताए थे कि पैस्चराइज मिल्क है ये, आखिर ये पैस्चराइज होता क्या है, चलिए इसके बारे में नीचे लिखा हुआ पढ़ते हैं। कह रहा है क्या, पैस्चराइज मिल्क कैन बी कंज्यूम्ड विदाउट बॉइलिंग इट एज इट फ्री फ्रॉम हार्मफुल माइक्रोब्स। अगर आप पैकेट वाले कुछ दूध को, खास करके अमूल वगैरह का जो डब्बा में आता है, उसको आप बिना बॉयल करके भी अगर आप पी जाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसमें माइक्रोब्स नहीं है हार्मफुल वाले। अब ये बनता कैसे है, कह रहा था मिल्क इज़ हीटेड टू अबाउट 70 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 to 30 सेकेंड, है ना, एंड देन सडनली चिल्ड एंड स्टोर्ड। कह रहा है कि दूध को 70 डिग्री सेल्सियस तक 15 से 30 सेकंड तक गर्म किया जाता है और जल्दी से ठंडा कर दिया जाता है, चिल्ड कर दिया जाता है और उसको पैक कर दिया जाता है। 70 डिग्री पे 15 से 30 सेकंड तक गर्म किया, बैक्टीरिया मरे, फट से ना ठंडा करा और पैक कर दिया। यहाँ पर वही कह रहा है कि बाय डूइंग सो प्रिजर्वेंट, है ना, प्रिजर्वेंट दैट ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स, इससे क्या हो जाता है, प्रिवेंट हो जाता है, रुक जाता है, माइक्रोब्स ग्रो नहीं कर पाता इस मेथड में। दिस प्रोसेस वाज डिस्कवर्ड बाय लुईस पास्चर, इट इज़ कॉल्ड पैस्चराइजेशन। चूँकि ये जो मेथड है कि 70 डिग्री तक गर्म करो, 15 से 30 सेकंड तक जल्दी से ठंडा करके पैक कर दो, तो वो ख़राब नहीं होगा लंबे टाइम तक। अमूल के दूध जो आते हैं वो जो फ्रूटी जैसा डब्बा सब में आता है भाई 6 महीने तक, ठीक है, हाँ, ख़राब नहीं होते। तो वो क्यों नहीं होते, क्योंकि वो पैस्चराइजेशन के मेथड से ही उसको जो है क्या किया जाता है, पैक किया जाता है, ठीक है। चलिए, और चूंकि लुईस पास्चर ने पता लगाया था, वही साइंटिस्ट ऊपर ने और एक काम कर रखा था ना, शुरू में आया था, तो यहाँ पर भी पैस्चराइजेशन उसी ने पता लगाया था बच्चों। चलिए, इसीलिए उसके नाम से इस मेथड को पैस्चराइजेशन रखा गया। स्टोरेज एंड पैकिंग, अब उसके अलावा पैकिंग में भी कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कि देखो, दीज डेज द फ्रूट्स एंड इवन वेजिटेबल्स आर सोल्ड इन द सील्ड एयर टाइट पैकेट्स टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रोब्स। मैं आपको बता दूं कि आज के टाइम पे क्या होता है, ऐसे पैकेट बनाए जाते हैं सब्जियों के और फल के जिसमें हवा बिल्कुल इंटर नहीं कर सकता है, और उससे भी क्या किया जा सकता है, एक अच्छे खासे टाइम तक माइक्रोब से बचा जा सकता है। उसके अलावा नाइट्रोजन वगैरह जो है, जैसे आप चिप्स वगैरह का पैकेट देखते हो, चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन भर दिया जाता है, ऑक्सीजन को निकाल करके या कोई भी गैस जो उसमें होता है उसको निकाल करके नाइट्रोजन भर दिया जाता है और उसको पैक कर दिया जाता है। चूँकि जहाँ पर ऑक्सीजन होता है, खास करके ऑक्सीडेशन के मेथड से खास करके खाना वहीं ख़राब होता है, जब नाइट्रोजन उसमें भर दिया जाता है तो वो खाना ख़राब नहीं होता है। तो सील पैक से भी क्या होता है सर, माइक्रोब्स को जो है रोका जा सकता है प्रिवेंट होने से। हमारे पास एक टॉपिक जो मैंने शुरू में कहा था कि आएगा, वही टॉपिक है नाइट्रोजन फिक्सेशन। कि नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है आप पढ़ते हैं। यू हैव लर्न अबाउट दी बैक्टीरियम राइजोबियम, एक बैक्टीरिया का नाम आपने, राइजोबियम का नाम आपने पहले सुना होगा, कहाँ पर, क्लास 6 या 7 में, दोनों में। इट इज़ इन्वॉल्व इन द फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन, राइजोबियम क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। इन लेगोमिनस प्लांट, लेगोमिनस प्लांट क्या होता है, पल्सेस मतलब दाल वाले, है ना, जो प्लांट्स में दाल होता है, जैसे कि मटर, चना, अरहर, मूंग, मसूर, है ना, ये सब कैसे प्लांट्स है, लेगुमिनस प्लांट है। लेगुमिनस प्लांट मतलब दाल वाले प्लांट्स। ऐसे प्लांट में क्या पाया जाता है, खास करके राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है, खास करके ऐसे प्लांट में ज़्यादा पाया जाता है। ये राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। अच्छा, अब कह रहा है रिकॉल दैट राइजोबियम लिव्स इन द रूट्स नोडल्स ऑफ लेगुमिनस प्लांट्स। जैसे कि जड़ होता है ना, जड़ में ऐसे ऐसे गिड्ढा गिड्ढा सब होता है, और उस गिड्ढा में क्या रहता है सर, ये बैक्टीरिया रहता है। एंड, है ना, बीन्स एंड पीज, जैसे कि यहाँ पर, है ना, मटर, चना वगैरह के बीज इसमें स्टीम में, जड़ में ये सब रहता है। विथ विच इट हैज़ अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। अब क्या होता है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का मतलब होता है कि एक दूसरे पर निर्भर करना, ये उस पर निर्भर करेगा, बैक्टीरिया उस प्लांट पर निर्भर करेगा, प्लांट उस बैक्टीरिया पर निर्भर करेगा। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है एक दूसरे के बीच में। समटाइम नाइट्रोजन गेट्स फिक्स थ्रू द एक्शन ऑफ लाइटनिंग। कभी कभी बिजली चमकता है ना बच्चों, बिजली कड़कता है हवा में ना, उससे भी जो एयर का नाइट्रोजन है ना, वो उस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है जिस फॉर्म में हमें यूज़ करने की ज़रूरत होती है। कह रहा है कि बट यू नो दैट द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर रिमेन्स कॉन्स्टेंट। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि हवा में कितने नाइट्रोजन है, 78% है। अब सोचिए, ये बैक्टीरिया हवा से नाइट्रोजन लेकर के जड़ में मिट्टी मिला दे रहा, वो जो बिजली कड़क रहा है, बिजली जो कड़क रहा है, वो भी क्या कर रहा है, हवा से नाइट्रोजन को लेकर के मिट्टी मिला दे रहा। तो यहाँ पर 78% कम होना चाहिए, 77 होना चाहिए, इतने दिनों से ऐसा हो रहा है। तो ऐसा नहीं होता है, बल्कि रिमेन्स कांस्टेंट 78 ही रहता है। यू मे वंडर हाउ, लेकिन ये कैसे हो गया। लेट अस अंडरस्टैंड इन दिस नेक्स्ट सेक्शन। अब इसको हम लोग नीचे समझते हैं, है ना, कि ये ऐसा क्यों होता है। लेकिन इससे पहले आपको जो है थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा कि नाइट्रोजन फिक्सिंग क्या होता है, फिर से समझिए थोड़ा सा। क्या, देखो, हवा में हमारे पास नाइट्रोजन इस फॉर्म में रहता है, N2 के फॉर्म में रहता है,
ठीक है, हमारे हवा में 78% नाइट्रोजन है, लेकिन जैसे कि हम चावल को वैसे ही ला करके खा नहीं लेते बल्कि उसको पकाते हैं, सब्ज़ी को ला करके पका के टेस्ट के हिसाब से खाते हैं, वैसे ही जो हवा में नाइट्रोजन है बच्चा, वैसे ही फिर वो जो है यूज़ नहीं हो जाता। मिट्टी में जो पेड़ पौधा उसको यूज़ करेगा, एक तो पहली बात कि नाइट्रोजन का यूज़ क्यों होता है, नाइट्रोजन का यूज़ प्रोटीन बनाने के लिए खास करके होता है। क्या बनाने के लिए? प्रोटीन बनाने के लिए। हम जानते हैं कि पेड़ पौधे के प्रोडक्ट्स हमें प्रोटीन मिलता है, जाहिर सी बात है कि जानवर जो होते हैं उसमें भी होता है, लेकिन वो कहाँ से फिर आया? वो भी किसी दूसरे जानवर या प्लांट से ही ना आया है, इनडायरेक्टली प्लांट पे ही तो डिपेंडेंट है सब। तो वो जो प्रोटीन वगैरह बनता है वो नाइट्रोजन से बनता है, और ये नाइट्रोजन जो है डायरेक्ट जो है हवा से पत्ता से लेकर के जो है यूज़ नहीं करेगा कौन? पेड़ पौधा, बल्कि वो मिट्टी के जड़ के से नाइट्रोजन को लेता है। अब मिट्टी के जड़ से जो नाइट्रोजन लेगा वो इस फॉर्म में नहीं लेता है बच्चों, वो होता है नाइट्राइट के फॉर्म में, NO2- वगैरह हो गया, NO3- वगैरह हो गया, इस फॉर्म में, जिसको नाइट्राइट या नाइट्रेट कहते हैं, इस फॉर्म में नाइट्रोजन, जो कि आयन का फॉर्म है। आप समझोगे ऊपर क्लास में ये सब मैं क्या बोल रहा हूँ, आयन बोल रहा हूँ, है ना, मॉलिक्यूल बोल रहा हूँ, वो समझोगे आप, लेकिन आप समझ लो कि इस रूप में नहीं लेता है, तो नाइट्रोजन ही, लेकिन नाइट्रोजन थोड़ा अलग किस्म का है। तो इस किस्म का नाइट्रोजन वो लेता है और उसका यूज़ करके प्रोटीन वगैरह बनाता है, ठीक है, डायरेक्ट हवा के नाइट्रोजन नहीं लेता है। अब इस किस्म का बनाने में कौन हेल्प करता है? तो इस किस्म के बनाने में हेल्प कौन करता है बच्चों? वही बिजली का तड़का, है ना, बिजली चमकती है जो गरजती है, लाइटनिंग जिसको बोलते हैं वो, या कुछ ऐसे बैक्टीरियाज जैसे कि हमने राइजोबियम देखा, नीचे और भी देखेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर आप देख सकते हो गिड्ढा वगैरह बना हुआ है, ठीक है, ये सब क्या करते हैं? नाइट्रोजन फिक्सिंग करके जड़ के ज़रिए से क्या करते हैं? भेजते हैं कहाँ पे? प्लांट में। किसको? नाइट्रोजन को। अब यहाँ पर दिखा गया है कि नाइट्रोजन साइकिल के जब 78% नाइट्रोजन हवा में बना ही रहता है, तो इसके पीछे का क्या रीज़न है? कह रहा है कि आवर एटमॉस्फेयर है 78% नाइट्रोजन गैस, सभी जानते हैं। नाइट्रोजन इज़ वन ऑफ द एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एज पार्ट ऑफ प्रोटीन क्लोरोफिल, है ना। अब यहाँ पर क्या कह रहा है सर कि नाइट्रोजन जो है ना वो हम सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी जानदार है सबके लिए नाइट्रोजन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो किस फॉर्म में होता है बच्चों? वो कह रहा है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रोटीन के फॉर्म में होता है, क्लोरोफिल के फॉर्म में होता है, न्यूक्लिक एसिड के फॉर्म में होता है, विटामिन्स के फॉर्म में होता है। तो नाइट्रोजन इतना ज़रूरी है, ये सब कुछ हमारे बॉडी में होता है बच्चों, तो नाइट्रोजन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ये बात तो कन्फर्म है। द एटमॉस्फेरिक, अब यहाँ पर कह रहा है कि जो एटमॉस्फेयर में होता है कि द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कैन नॉट बी टेकन डायरेक्टली बाय प्लांट्स, वही बात जो मैंने आप कहा है कि डायरेक्ट हवा से वो नाइट्रोजन नहीं ले सकता है एंड एनिमल्स। सर्टेन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन अलगी, कुछ बैक्टीरिया भी है, कुछ ब्लू ग्रीन अलगी, ये भी एक चीज़ होगी। एक तो आपका राइजोबियम का नाम आपने पढ़ लिया ऊपर, ठीक है, ये भी नाइट्रोजन फिक्सिंग काम कर दिया। एक ब्लू ग्रीन अलगी प्रेजेंट इन द सॉइल फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड कन्वर्ट्स इट इनटू द कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन, है ना। अब क्या कह रहा है कि ये जो चीज़ें हैं ये हवा से नाइट्रोजन को ले करके नाइट्रोजन के कंपाउंड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? नाइट्रोजन के कंपाउंड बनाते हैं, और ये नाइट्रोजन का कंपाउंड जो है पेड़ पौधा और जानवर इस्तेमाल कर सकता है। अब कह रहा है कि वंस द नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू दीज, जब ऐसा बन जाता है नाइट्रोजन, जो कि किसने बनाया? राइजोबियम बैक्टीरिया ने या ब्लू ग्रीन अलगी ने या लाइटनिंग ने बनाया, देन द यूजेबल कंपाउंड्स, है ना, इट कैन बी यूटिलाइज्ड बाय द प्लांट फ्रॉम द सॉइल थ्रू दियर रूट्स, वो जड़ से लेकर के इसका इस्तेमाल पेड़ पौधा कर पाएगा प्रोटीन वगैरह विटामिन वगैरह बनाने के लिए। अब क्या रहा है, क्या रूट सिस्टम, नाइट्रोजन इज देन यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्लांट्स प्रोटीन्स एंड अदर कंपाउंड्स, अब तब जाकर के पेड़ पौधा नाइट्रोजन से ये सब चीज़ बनाएगा। एनिमल्स फीडिंग ऑन प्लांट्स और गेट्स दिस प्रोटीन्स एंड अदर नाइट्रोजन कंपाउंड्स, अब जो जानवर उस पौधे को खाएगा या उस पौधे के पार्ट्स को खाएगा, जैसे हम लोग खाते हैं ना पेड़ पौधे के पार्ट्स, तो वहाँ से हम लोग को फिर वो नाइट्रोजन वाली चीज़ यानी जो प्रोटीन या विटामिन वगैरह वो हमें मिल जाता है। व्हेन प्लांट्स एंड एनिमल्स डाइड, बैक्टीरिया एंड फंगी प्रेजेंट इन द सॉइल कन्वर्ट्स द नाइट्रोजन वेस्ट इनटू द, है ना, नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स। अब क्या कह रहा है कि जो हमारा प्रोटीन वोटीन बन रखा था, अगर हम मर गए, जो हमने नाइट्रोजन खा रखा, हमारे बॉडी में जो हमारे पास नाइट्रोजन है अलग अलग फॉर्म में, अलग अलग रूप में, जो पेड़ पौधे के पत्ते में नाइट्रोजन है, जब वो गिरेगा, पेड़ गिरेगा, जानवर गिरेगा, सड़ेगा, मरेगा, तो वापस से मिट्टी में वो नाइट्रोजन सड़ करके चला जाएगा, और वापस से कुछ बैक्टीरिया उसको क्या कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे नाइट्रोजीनियस वेस्ट के फॉर्म में, जो कि नाइट्रोजीनियस कंपाउंड के फॉर्म में होगा। वापस से वही मैंने कहा ना, नाइट्रेट के फॉर्म में या नाइट्राइट के फॉर्म में, ये सब चीज़ में वो कन्वर्ट कर देगा। कौन? कुछ बैक्टीरिया, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर उससे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कह रहा है कि सर्टेन अदर बैक्टीरिया कन्वर्ट सम पार्ट्स ऑफ देम इनटू नाइट्रोजन गैस, और जो नाइट्रेट का जो कंपाउंड है, कुछ बैक्टीरिया तो ऐसे हैं जो क्या करेंगे, इसको दोबारा से नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर देंगे बच्चों, कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं। और जब ये नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट होगा तो ये फिर कहाँ वापस चला जाएगा? हवा में वापस चला जाएगा। तो इस तरीके से हवा में, हवा से मिट्टी में, मिट्टी से पेड़ पौधे में, जानवरों में, जानवर से पेड़ पौधे से फिर मिट्टी में, और मिट्टी से फिर
हवा में। इस तरीके से एक साइकिल चलता है, इसीलिए कभी कम नहीं हो रहा है। कह रहा है कि विच गोज बैक इन टू दी एटमोसफियर, वापस चला गया हवा में। एज अ रिजल्ट द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमोसफियर रिमेन्स मोर और लेस कांस्टेंट। इसीलिए हवा में जो 78% है नाइट्रोजन का, ये कांस्टेंट ही रहता है, क्योंकि वापस उधर ही जा रहा है। चिप्स के पैकेट में भरा गया, चिप्स खोले फिर से हवा में। तो कुल मिलाकर के बात यही है कि जैसे वाटर साइकिल होता है ना, कि कैसे ज़मीन का पानी इवापोरेट होकर के गया, फिर इवापोरेट होकर वापस फिर ज़मीन में आ गया रेन होकर के, तो जैसे वो साइकिल कंटिन्यू करता है, वाटर को कांस्टेंट बनाए रखता है, वैसे ही नाइट्रोजन का साइकिल नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर में कांस्टेंट बनाए रखता है। ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये समझना चाहिए, क्योंकि ऊपर क्लासेस में ये आई थिंक पहले तो 9th या 10th में ये अलग से था भी, अभी है कि नहीं देखना पड़ेगा। यहाँ पर आप इसको चार्ट से भी समझ सकते हैं कि जो एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन है ना, वो नाइट्रोजन फिक्सिंग के द्वारा बैक्टीरिया वगैरह से क्या होता है, फिक्सिंग होती है। लाइटनिंग, जैसे मैंने कहा बिजली जो चमकता है उससे भी फिक्सिंग होती है, ठीक है। ये वापस से बैक्टीरिया क्या कर लेगा, इसको नाइट्रोजनियस कंपाउंड में जो है चेंज कर लेगा, जैसे मैंने कहा नाइट्राइट वगैरह में चेंज कर लेगा, नाइट्रोजन को मिट्टी में ला करके मिला देगा। ये जो लाइटनिंग होगी उससे भी जो तड़का गिरेगा उससे भी नाइट्रोजन मिट्टी में मिलेगा। मिट्टी में जब आ गया तो कंपाउंड्स जो मिट्टी में आ चुके हैं ये वापस से जाएगा प्लांट के ऑब्जर्वेशन से, यानी एब्जॉर्ब से, यानी पेड़ पौधा क्या करेगा, जड़ के ज़रिए से एब्जॉर्ब करेगा नाइट्रोजन के वो कंपाउंड्स को, जड़ के ज़रिए से पानी के साथ एब्जॉर्ब करेगा। जब प्लांट उसको ले लेगा तो लेने के बाद उसमें से बहुत कुछ बनाएगा, पत्ता वत्ता बनाएगा, फल वल बनाएगा, एनिमल उसको खाएगा। एनिमल उसको जब खाएगा तो एनिमल जब फिर मरेगा, है ना, या तो वो जो गंदगी निकालेगा वो जाएगा ज़मीन में, उसमें भी कुछ नाइट्रोजन जाएंगे, और जब वो खुद पूरा मर जाएगा तो वो भी कहाँ जाएगा सर, वो भी मिट्टी में ही जाएगा, वापस मिट्टी में आ गया। और फिर मिट्टी में कुछ ऐसे बैक्टीरियाज पाए जाएंगे जो क्या करेंगे सर, उसको, है ना, फिर से नाइट्रोजनियस कंपाउंड में चेंज कर लेंगे, नाइट्रेट वगैरह में चेंज कर लेंगे, और कुछ ऐसे बैक्टीरिया होंगे जो उसको गैस के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे और वापस से कहाँ चला जाएगा, वो एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। इस तरीके से ये साइकिल क्या हो जाएगा सर, हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा जो भी यहाँ पर दिया गया है। चैप्टर यहीं तक है ना। आपको कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं, चीज़ें बताइए, कमेंट कीजिए। और जहाँ तक आगे एक्सरसाइज की बात है तो आपको मैं इतना अच्छे से पूरा चैप्टर बता दिया हूँ, तो आप एक्सरसाइज खुद बना सकते हैं, ट्राई कीजिए। अगर मान लीजिए क्या अगर आप नहीं बना रहे हैं, नहीं बना पा रहे हैं, तो भी बताइए, मैं आपको एनसीईआरटी सॉल्व करवा दूंगा। वैसे तो एनसीईआरटी के सोल्यूशन तो इंटरनेट पे इजीली मिल ही जाते हैं। वीडियो कैसा लगा ये बताइए, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे।